कहानी शुरू होने से पहले इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैप्टर 31 कौन ज़्यादा कमा रहा है। किरिलेंको एयरपोर्ट से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने एक रशियन कार लाडा देखी। किरिलेंको को चीन में अपने देश की कार देखकर बहुत गर्व महसूस हुआ, लेकिन किरिलेंको को कभी उम्मीद नहीं थी कि फेंग यू उस लाडा से बाहर निकलेगा। फेंग यू ने कार बदली। उसने मेरे लिए रशियन कार बदली थी। ये सच में एक अच्छा दोस्त है। दूसरी तरफ फेंग यू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कार बदलने से किरिलेंको का उसके बारे में इंप्रेशन बढ़ेगा। वह बस एक ज़्यादा आरामदायक राइड चाहता था। जी जियोंग चीन में आपका फिर से स्वागत है। मैंने आपके स्वागत के लिए डिनर और टॉप ग्रेड एयरगोटो का इंतज़ाम किया था, फेंग यू ने कहा। किरिलेंको को फेंग यू के बोलने के तरीके से हैरानी हो रही थी, लेकिन जब उसने एयरगोटो को सुना तो किरिलेंको की आंखें चमक उठीं। भारी खाने और ड्रिंक्स के बाद किरिलेंको फिर से नशे में है। फेंग यू ने किरिलेंको को समझाया कि जी जियोंग चीनी में ब्रदर की का शॉर्ट फॉर्म है। ये सुनकर किरिलेंको खुश हो गया। उसने फेंग यू का हाथ पकड़ा और फेंग यू से इंटरनेशनल होटल में उसके साथ रहने के लिए जोर दिया, लेकिन फेंग यू ने मना कर दिया। किरिलेंको के साथ एक ही कमरे में सो रहे हो। किरिलेंको तो सो जाएगा, लेकिन फेंग यू को पूरी रात टॉर्चर होगा। पिछली बार जब फेंग यू ने किरिलेंको के साथ कमरा शेयर किया था तो वह एक पल भी नहीं सोया था। फेंग यू ने मन ही मन सोचा, रुको, जब तक मैं सोते समय पादना, दांत पीसना, खर्राटे लेना और सपनों में बात करना नहीं सीख जाता, मैं फिर से तुम्हारे साथ कमरा शेयर करूंगा। देखते हैं कौन पहले सो पाता है। अगले दिन किरिलेंको ने ली शिकियांग को अपने होटल के गेट पर उसका इंतजार करते देखा। फिर ली शिकियांग उसे एक अजीब जगह पर ले गया। यह एक गोदाम जैसा दिखता है। वेयरहाउस के दरवाजे खुले और किरिलेंको ने देखा कि वेयरहाउस सोवियत यूनियन के तेजी से बिकने वाले प्रोडक्ट से भरा हुआ है। इसका क्या मतलब है? क्या फेंग यू ने उसके लिए तैयारी की थी? किरिलेंको को ऊपर से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि फेंग यू किसी से बहस कर रहा है। जैसे ही किरिलेंको दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसने किसी को ऑफिस से निकलते देखा और ऑफिस का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। फेंग यू भी ऑफिस में चिल्ला रहा है। किरिलेंको को देखकर फेंग यू मुस्कुराया और बोला, भाई आज तुम बहुत जल्दी आ गए। क्या तुम कल रात ठीक से सोए थे? फेंग, मैंने तुम्हें नीचे से किसी से बहस करते हुए सुना। क्या कुछ हुआ? किरिलेंको ने पूछा। फेंग यू ने परेशान होकर कहा, कुछ नहीं, ये बस कोऑपरेटिव की बात है। उन्होंने हमें और सामान बेचने से मना कर दिया है क्योंकि उन्होंने मैनेजर बदल दिया है। मैंने दूसरे सप्लायर से कांटेक्ट किया था, लेकिन कीमतें ज़्यादा हैं क्योंकि यह पहली बार है जब हम साथ काम कर रहे हैं। फेंग, तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। मैं समझ सकता हूँ। अगर ये थोड़ा महंगा भी हो तो कोई बात नहीं। किरिलेंको ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें पिछली बार की तरह ही दाम पर सामान दूंगा। नीचे जो सामान है वह पिछली बार वाले ही दाम पर है। जो सामान ज़्यादा महंगा है मैं उसे मना कर दूंगा। मैं तुम्हें पैसे का नुकसान नहीं होने दूंगा। फेंग यू ने कहा। इस बार शर्मिंदा होने की बारी किरिलेंको की थी। उसने अपने हाथ मलते हुए कहा, फेंग मेरे भाई, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, असल में ये सामान मेरे देश में बहुत फ़ायदेमंद हैं। अगर ये सामान थोड़ा महंगा भी हो तो कोई बात नहीं। फेंग यू ने कहा, अगर मेरा सामान इतना महंगा है तो आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है? आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी देखना होगा। अगर आपको 10% प्रॉफिट मिल जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे देश की स्थिति नहीं समझते। ऐसे सामान की बहुत मांग है। मैं लगभग 40% प्रॉफिट कमा पाता हूँ, किरिलेंको ने कहा। भाड़ में जाए। फेंग यू मन ही मन कोसने लगा। उसने किरिलेंको के प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होने का अंदाज़ा लगाया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना ज़्यादा होगा। पिछली बार किरिलेंको 300,000 रूबल का सामान लाया था। इसका मतलब है कि उसका प्रॉफिट लगभग 120,000 रूबल है। फेंग यू को शक है कि किरिलेंको ने जो कहा वह सिर्फ मुनाफा है। ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और उसके कमीशन काटने के बाद है। फेंग यू को अचानक याद आया कि सोवियत यूनियन अभी प्रेसिडेंट रीगन के स्टार वॉर्स प्रोग्राम स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, एक बड़ा प्रोजेक्ट जो स्पेस बेस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम बनाएगा, की वजह से यूएस के खिलाफ अपने डिफेंस की तैयारी कर रहा है। सोवियत यूनियन ने अपने सारे रिसोर्स और इंडस्ट्रीज़ का इस्तेमाल मिलिट्री मकसद और स्पेस प्रोग्राम के लिए किया था। आम लोगों के लिए बहुत कम रिसोर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सोवियत की इकोनॉमी गिरने वाली है। ऐसा लगता है कि सोवियत यूनियन छोड़ने वाले पहले देश का समय अब दूर नहीं है। अब सोवियत यूनियन के साथ ट्रेड करने का समय आ गया है। मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ के अलावा सोवियत यूनियन के पास बाकी सब चीज़ों की कमी थी। सोवियत यूनियन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अभी भी चीन के मुकाबले ज़्यादा एडवांस्ड हैं। यह उनसे मशीनरी और पार्ट्स लेने का समय है।
चीन में अभी भी कई इंडस्ट्रीज़ की कमी है और अगर इन इंडस्ट्रीज़ की मशीनरी सोवियत यूनियन से इंपोर्ट करना मुमकिन हो तो फैंग यू के लिए बड़ी रकम कमाना कोई सपना नहीं है। लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट परमिट मिलना आसान नहीं है। फैंग यू की कंपनी के पास अभी भी कोई इंपोर्ट परमिट नहीं है। उनकी कंपनी के पास अभी सिर्फ एक्सपोर्ट परमिट हैं और इसके साथ अभी भी कई खराब शर्तें हैं। जैसे अगर अकाउंट में विदेशी करेंसी हैं तो फैंग यू सिर्फ RMB में ही निकाल सकते हैं। सरकार उन विदेशी करेंसी को अपने पास रखेगी। इस समय सरकार के लिए ट्रेड से रेवेन्यू बनाना ज़रूरी है। बैंक ट्रांजैक्शन पर बहुत ध्यान से नज़र रखते हैं। सरकार एक्सपोर्ट की इजाज़त देती है लेकिन इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि विदेशी करेंसी की ज़रूरत होती है। तटीय प्रांत अभी भी हांगकांग से इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी प्रांतों के लिए इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर किरिलेंको स्मार्ट भी है तो भी वह फैंग यू जितना प्राइस नहीं जानता होगा। किरिलेंको के पास खुद प्राइस चेक करने का कोई तरीका भी नहीं है क्योंकि हर कोई उसे बहुत ज़्यादा प्राइस बताएगा। सप्लायर्स के साथ फैंग यू के प्राइसिंग अरेंजमेंट के आधार पर कुल मिलाकर ये लगभग 430,000 रूबल है और फैंग यू को लगभग 14% प्रॉफिट हो सकता है। चिंता मत करो भाई की, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैं कीमत 500,000 रूबल तक कम कर दूंगा, फैंग यू ने कहा और चुपचाप ली शिकियांग को एक इशारा दिया। ली शिकियांग ने फैंग यू से जोर से कुछ कहा और फैंग यू ने सिर हिलाकर मना कर दिया। किरिलेंको ने उनकी तरफ देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, जब तक कि ली शिकियांग ने अपना अंगूठा अपनी दूसरी उंगलियों से रगड़ा। किरिलेंको को आखिरकार समझ आ गया कि वे दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। ली शिकियांग को पैसे चाहिए थे। फैंग, ये 20,000 रूबल हैं, इसे अपने काम के लिए तारीफ समझो। क्या तुम्हें लगता है कि यह काफ़ी है? किरिलेंको ने कहा, भाई की, इतने सारे सामान की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बस मान लेता हूँ। बेफिक्र रहो, मैं कल तुम्हारी ट्रेन के डिब्बे में सामान लोड करने का इंतज़ाम कर दूंगा, फैंग यू ने कहा और बेमन से किरिलेंको के 20,000 रूबल ले लिए। किरिलेंको के साथ बिजनेस करना हमेशा खुशी की बात है। अध्याय 32 स्वीकृति। अगली ही सुबह फैंग यू ने अपने स्टाफ को वेयरहाउस से सामान ट्रेन के डिब्बे में लोड करने के लिए कहा। उसने किरिलेंको के सामने कुछ सप्लायर्स से बहस भी की जिससे ऐसा लगा कि वह कीमतें कम करने की बहुत कोशिश कर रहा है। असल में फैंग यू उनसे बात कर रहा था कि क्या वह सामान मॉस्को पहुंचने के बाद पेमेंट कर सकता है। उनमें से कुछ लोग बिना मन के मान गए लेकिन ज़्यादातर ने फैंग यू से बहस की। ये पहली बार है जब वे साथ काम कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होना चाहिए। किरिलेंको ने वह सब कुछ देखा जो फैंग यू ने उसके लिए किया था। फैंग यू सच में एक बहुत अच्छा दोस्त है। वह किरिलेंको के लिए अपने देश के लोगों को नाराज़ करने को भी तैयार है। किरिलेंको अभी भी सोच रहा है कि फैंग यू को अपनी अगली ट्रिप पर क्या तोहफे दे, लेकिन उसे क्या पता था कि फैंग यू ने उसे बेवकूफ़ बना दिया है। एक तीर से दो निशाने। फैंग यू उन सप्लायर्स को नोट कर रहा है जो बाद में पेमेंट के लिए राज़ी हैं और जिन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। वह उन सप्लायर्स के साथ काम करता रहेगा जो राज़ी हो गए और जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया उन्हें निकाल देगा जब उसे कोई रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। तीसरे दिन सारा सामान लोड होने के बाद किरिलेंको ने फैंग यू के लिए कैश का एक बड़ा पैकेज ले गया। किरिलेंको ने फैंग यू से कहा कि उनके लिए इतना कैश ले जाना आसान नहीं है। चीन में इंटरनेशनल बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करना और पैसे निकालना भी मुश्किल है। फैंग यू ने तुरंत कहा कि वह इसे हल करने का कोई तरीका सोचेंगे। भविष्य में किरिलेंको बस उन्हें पैसे वायर कर सकते हैं और वह उनके लिए ट्रेन के डिब्बे की खरीद और लोडिंग कर देंगे। किरिलेंको हिचकिचाया और कहा कि उसे सोचना होगा। वे अपनी अगली ट्रिप पर इस बारे में और बात करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रकम शामिल है, इसलिए किरिलेंको को भी सावधान रहना होगा। अगली बार जब वह आएगा तो वह अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को भी लाएगा जो ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। अगर हो सका तो वह फैंग यू के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। जैसे ही किरिलेंको गया, फैंग यू का ऑफिस लोगों से भर गया। सामान लोड हो गया है और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पेमेंट लेने का समय हो गया है। फैंग यू ने हाथ हिलाया, चलो अब बैंक चलते हैं। ये हमारा पहला कोऑपरेशन है। मैं कोई पेमेंट नहीं टालूंगा या नहीं लूंगा। हमारी आगे की डील इस बात पर निर्भर करेगी कि आप सब कितने ईमानदार हैं। बैंक में 450,000 रूबल लाते हुए बैंक मैनेजर हैरान रह गया। यह एक बड़ा क्लाइंट है जिसके पास इतनी ज़्यादा विदेशी करेंसी है। कहने को ज़्यादा कुछ नहीं है। बैंक के पास काफ़ी RMB नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ सप्लायर बैंक ट्रांसफ़र लेने को तैयार हैं। कुछ ये भी बताते हैं कि वे विदेशी करेंसी लेने को तैयार हैं। विदेशी करेंसी ले रहे हैं। बैंक मैनेजर कभी राज़ी नहीं होगा। उन दिनों विदेशी करेंसी का लेन देन बहुत फ़ायदेमंद होता है। ब्रांच मैनेजर ने तुरंत मेन ब्रांच से कुछ कैश भेजने को कहा।
सप्लायर्स के जाने के बाद ब्रांच मैनेजर ने फैंग यू को पकड़ा और पूछा कि उसे इतनी सारी फॉरेन करेंसी कहाँ से मिलती हैं। ये जानने के बाद कि फैंग यू ने अभी अभी एक रशियन के साथ एक बिजनेस डील पूरी की है, बैंक मैनेजर निराश हो गया। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक बार की बिजनेस डील है। बैंक मैनेजर विदेशी करेंसी की स्टेबल सप्लाई की तलाश में था और उसने सोचा कि फैंग यू एक स्टेबल चैनल होगा। फैंग यू सोफे पर पीछे झुक गया और अपने पैर क्रॉस करके बोला, मैनेजर जू, असल में फॉरेन करेंसी की लगातार सप्लाई होना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मेरे परमिट में कुछ दिक्कतें हैं। मैनेजर ने तुरंत किसी से फैंग यू के लिए एक कप अच्छी चाय लाने को कहा और कहा, मिस्टर फैंग, आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? शायद मैं मदद कर सकता हूँ। मेरी एक कंपनी है और मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड करना चाहता हूँ। मेरे पास सभी सेल्स चैनल और सप्लायर तैयार हैं, लेकिन मुझे परमिट की दिक्कत है। अभी मेरे पास सिर्फ एक्सपोर्ट परमिट है, इंपोर्ट परमिट नहीं है। मैनेजर जू ने कहा, मैं मिस्टर ली को जानता हूं, जो फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट के चीफ हैं। मैं आपके लिए इंतजाम कर सकता हूं, लेकिन आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट हमारे बैंक में होना चाहिए और आपका एक्सपोर्ट हर महीने 400,000 रूबल से कम नहीं होना चाहिए। मैनेजर जू को पता था कि फैंग यू का बिजनेस करने का अपना तरीका है, लेकिन उसके पास कोई मजबूत सपोर्ट नहीं है। अगर मैनेजर जू को हर साल कुछ मिलियन विदेशी करेंसी मिल जाती हैं, तो उन्हें प्रोविंशियल बैंक में प्रमोट किया जा सकता है। तो मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा, मैनेजर जू। हर महीने 400,000 रूबल पाने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आप मेरे अकाउंट में मौजूद सभी विदेशी करेंसी ले सकते हैं और मेरे लिए आरएमबी एक्सचेंज कर सकते हैं। फैंग यू ने कहा। केरिलिन को फैंग यू के प्रपोजल से सहमत नहीं था और फैंग यू मैनेजर जू से बात करने की हिम्मत नहीं कर सका। यह एक डील है, मैं कल चीफ ली को डिनर पर बुलाऊंगा। जगह होगी, मैनेजर जू ने कहा। हुआ में वेस्टर्न रेस्टोरेंट कैसा रहेगा? मैं रिजर्वेशन करवा लूंगा, फैंग यू ने कहा। मैनेजर जू की आंखें चमक उठीं। हुआ में वेस्टर्न रेस्टोरेंट बहुत महंगा है। ये तय हो गया, कल दोपहर 5 बजे, मैनेजर जू ने कहा। अगले दिन जब फैंग यू मैनेजर जू को लेने के लिए लाडा कार से बैंक गया, तो मैनेजर जू बहुत इम्प्रेस हुआ। जो इस जमाने में इम्पोर्टेड कार चला सकता है, वह ज़रूर बहुत काबिल होगा। चीफ ली की कार ठीक 5 बजे हुआ में वेस्टर्न रेस्टोरेंट में पहुंची। मैनेजर जू तुरंत आगे बढ़कर दोनों हाथों से उनसे हाथ मिलाते हैं। फैंग यू ने सिर्फ एक हाथ उठाया और चीफ ली से हाथ मिलाया। चीफ ली को तुरंत लगा कि यह नौजवान थोड़ा घमंडी है। अच्छी बात यह है कि चीफ ली अभी भी रेस्टोरेंट से खुश हैं। फैंग यू ने जो डिश ऑर्डर की हैं, वे रेस्टोरेंट की खास डिश हैं। उन्होंने सैल्मन, लैम्ब चॉप्स, ग्रिल्ड श्रिम्प और भी बहुत कुछ ऑर्डर किया था। थोड़ी देर खाने के बाद मैनेजर जू ने कहा, चीफ ली, भाई फैंग के परमिट को अप्रूवल मिलने में आपकी मदद चाहिए। फैंग यू ने कहा, यूनियन और हम खुद इसकी स्टडी करते हैं। क्या इसे हमारे देश के मॉडर्नाइजेशन में योगदान नहीं माना जाएगा? चीफ ली ने पीपल्स डेली को देखा। मैसेज बहुत साफ है। चीन विदेशी व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, खासकर सोवियत यूनियन और रस के साथ। चीन ने उनके साथ कई ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। चीन के आर्थिक विकास में तटीय प्रांत सबसे आगे हैं। तटीय प्रांतों और अंदरूनी प्रांतों के बीच बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन फैंग यू जिस प्रांत में है, वह रूस की सीमा के पास है। कल मीटिंग के दौरान राज्य के नेताओं ने ऑफिस ऑफ फॉरेन ट्रेड से बॉर्डर पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड को बढ़ावा देने और उस पर ध्यान देने और लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए कहा था। नेता ये भी चाहते थे कि ऑफिस ऑफ फॉरेन ट्रेड ये पक्का करे कि इस साल कई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनियां हों और कंपनियों का टर्नओवर भी एक तय रकम तक पहुंचना चाहिए। असल में चीफ ली अब बहुत परेशान हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाले बहुत कम लोग हैं। कई चीनियों के लिए सोवियत यूनियन एक मजबूत देश है और इतने मजबूत देश को उनके प्रोडक्ट्स की क्या ज़रूरत होगी। इसके अलावा सोवियत यूनियन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। इंपोर्ट करके कोई पैसे कैसे कमा सकता है? मैनेजर जू झुके और चीफ ली के कान में फुसफुसाए, चीफ ली, प्लीज़ मेरी मदद करें। मुझे अभी भी फॉरेन करेंसी के लिए एक हाई कोटा पूरा करना है। असल में चीफ ली बस मुश्किल से मिलने का नाटक कर रहे थे। अंदर ही अंदर वह ये सुनकर खुशी से उछल रहे थे कि कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता है। अब वह अपने नेताओं को जवाब दे सकते हैं, अगर तुम कहते हो तो मैं इस पर सोचूंगा। शियाओ यू, कल मेरे ऑफिस आओ। मैं अभी तुम्हारी रिक्वेस्ट के बारे में मीटिंग में वापस जाऊंगा, चीफ ली ने कहा। चैप्टर 33 क्या यह नहीं है? एक बार खाना खाने के बाद ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। खाने के बाद ही फैंग यू को याद आया कि यह वह साल है जब चीन और सोवियत यूनियन के बीच ट्रेड अपने पीक पर होता है। देश के लीडर्स पहले ही बात कर चुके थे और अगर फैंग यू मदद नहीं भी मांगते तो भी उन्हें अप्रूवल मिल जाना चाहिए। असल में लोंगजियांग और सोवियत यूनियन के बीच ट्रेड कभी बंद नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब चीन सोवियत डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब होते हैं, तब भी बहुत सारी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं।
सर्दियों में जब नदियां जम जाती हैं तो कोई भी ट्रक चलाकर सोवियत यूनियन जा सकता है। जब दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर होते हैं तो कुछ बॉर्डर चेक होते हैं, लेकिन ये चेक सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। लाडा और वोल्गा कारों को ही देख लीजिए। हेलोंगजियांग में लाडा और वोल्गा कारों की संख्या देश में सबसे ज़्यादा है। हेलोंगजियांग में लाडा और वोल्गा की संख्या चीन की कुल इंपोर्टेड कारों की संख्या से भी ज़्यादा है। अगली सुबह फैंग यू गाड़ी चलाकर ऑफिस ऑफ फॉरेन ट्रेड गया। ऑफिस ऑफ फॉरेन ट्रेड एक बिल्डिंग में है जिसमें कई दूसरे डिपार्टमेंट हैं। दूसरे डिपार्टमेंट में बहुत से लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन सिर्फ फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट खाली है। ऐसा लगता है कि चीफ ली की तबीयत ठीक नहीं है। फैंग यू के दरवाज़ा खटखटाने के बाद एक आदमी बाहर आया। फैंग यू ने अपना इरादा बताया और उसे अंदर बुलाया गया। चीफ ली अखबार पढ़ रहे हैं और फैंग यू को इग्नोर कर रहे हैं। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के लिए अपनी बड़ाई दिखाने का यह एक आम तरीका है। हालांकि ये दूसरों के लिए काम कर सकता है, लेकिन फैंग यू के लिए नहीं। चीफ ली ने चुपचाप अपना सिर उठाया और फैंग यू को देखा। फैंग यू सोफे पर पैर क्रॉस करके आराम से बैठा था। चीफ ली ने मन ही मन सोचा, ये बच्चा बिल्कुल भी परेशान नहीं है। खांसी जियाओ फैंग, तुम कब आए? चीफ ली ने पूछा। मैं अभी अभी आया हूँ। आपको परेशान करने के लिए माफ़ करना, फैंग यू ने प्यार से कहा। फैंग यू ने मन ही मन सोचा, मुझे नहीं लगता कि जब मैं आया तो आपकी सेक्रेटरी ने आपको रिपोर्ट नहीं किया होगा। वैसे कल आपने कहा था कि आपकी एक कंपनी इंपोर्ट परमिट के लिए अप्लाई करना चाहती है। चीफ ली ने पूछा। हाँ, फैंग यू ने जवाब दिया। हमने कल मीटिंग में इस पर बात की थी। हम आपकी एप्लीकेशन को मंजूरी दे सकते हैं, लेकिन कुछ पाबंदियां होंगी। चीफ ली ने कहा, अगर सरकार मुझे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देती तो मैं उन चीज़ों को कभी इंपोर्ट नहीं करूंगा। फैंग यू ने जवाब दिया। उसके मन में क्या बकवास है, मैं नॉर्मल चीज़ों से इतना प्रॉफिट कमा सकता हूं तो मैं उन गैर कानूनी चीज़ों को क्यों हाथ लगाऊं। फैंग यू बहुत साफ हैं, वह सिर्फ वही चीज़ें इंपोर्ट करेंगे जिन्हें इंपोर्ट करने की उन्हें इजाज़त है। आप एक साल में कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं? मेरा मतलब सामान की कीमत से था, चीफ ली ने पूछा। फैंग यू ने कुछ देर सोचा और कहा, इस साल 5 मिलियन होने चाहिए। 6 महीने में 5 मिलियन है तो एक साल में 10 मिलियन से ज़्यादा होने चाहिए। अगर मैं रकम कम भी कर दूं तो भी 7 से 8 मिलियन होने चाहिए। इस नौजवान का बिजनेस सच में बहुत बड़ा है, फैंग यू ने कहा। रूबल में? चीफ ली ने गहरी सांस ली। रूबल आरएमबी में बदलें तो ये 30 से 40 मिलियन होना चाहिए। यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है। यहाँ तक कि कुछ सरकारी फैक्ट्रियों में भी एक साल में इतना नहीं होता था। उनके फॉरेन ट्रेड ऑफिस का इंपोर्ट टास्क सिर्फ 100 मिलियन रूबल पाना है और ये लड़का टारगेट का 10वां हिस्सा भी हासिल कर सकता है। हालांकि चीफ ली हैरान थे, लेकिन उन्होंने शांत रहकर बेपरवाही से जवाब दिया, ठीक है। फैंग यू ने चेक किया था। एक साल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए 10 मिलियन रूबल लोंगजियांग में सबसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्राइवेट बिजनेस के लिए ये निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा है। अब चीफ ली को फैंग यू की काबिलियत के बारे में पता है। अब फैंग यू की बारी है कि वह उनसे कुछ फ़ायदे उठाए। चीफ ली, हमारे प्रांत में क्या कमी है? जब तक सोवियत यूनियन एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देता है, मैं आपको जो भी चाहिए वो ला सकता हूँ। हो सकता है कि 2 साल के अंदर हमारा प्रांत सोवियत यूनियन के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाला प्रांत बन जाए। अगर ज़्यादा ट्रेडिंग कंपनियां होंगी तो ज़्यादा टैक्स भी लगेंगे। बेशक ये सब चीफ ली की लीडरशिप में हो रहा है, फैंग यू ने कहा। टिल्ड ये सेक्रेटरी झाओ और गवर्नर वान का क्रेडिट है। चीफ ली बहुत खुश हैं, लेकिन विनम्र होने का नाटक कर रहे हैं। अगर फॉरेन ट्रेड ऑफिस इन कंपनियों को फॉरेन एक्सचेंज कमाने और टैक्स बढ़ाने दे पाता है तो यह उनके लिए एक बड़ी पॉलिटिकल अचीवमेंट होगी। हो सकता है कि रिटायरमेंट से पहले उनका प्रमोशन भी हो जाए, लेकिन सबसे पहले ये कंपनी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए जितनी फैंग यू ने कहा था। चीफ ली ने अपने आदमियों से फैंग यू की कंपनी चेक करने को कहा था। रजिस्टर्ड कैपिटल सिर्फ 200,000 RMB है और फिर भी फैंग यू 10 मिलियन रूबल के ट्रेड करने का दावा कर रहा है। ये बच्चा ज़रूर कुछ लूपहोल्स का इस्तेमाल कर रहा होगा। इस ज़माने में कानून सही नहीं है, इसमें कई कमियां हैं जिनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। जैसे लिशिकियांग का ट्रेजरी बॉन्ड का बिजनेस भी एक कमियां माना जाता है। अगर यह फैंग यू की पिछली ज़िंदगी जैसा होता तो इंटरनेट होता और कीमतें हर जगह एक जैसी होती, लेकिन अब इस लूपहोल का फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये बहुत फ़ायदेमंद और कानूनी भी है। इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। चीफ ली को इस बात की परवाह नहीं है कि फैंग यू किन कमियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वह सिर्फ अपना 100 मिलियन का कोटा पूरा करना चाहता है। बेहतर होगा कि फैंग यू कुछ गैर कानूनी करते हुए पकड़ा जाए और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। इस तरह ताइहुआ ट्रेडिंग कंपनी फॉरेन ट्रेड ऑफिस यूनिट्स में से एक बन जाएगी। ज़रूरी बात यह है कि यह पहली प्राइवेट कंपनी है।
वह अपने लीडर्स को जवाब दे सकता है और लीडर्स को भी अपनी मर्जी से काम करने दे सकता है। इन डॉक्यूमेंट्स पर झांग रुइक्यांग नाम के व्यक्ति ने साइन किया था। फैंग यू को याद आया, क्या ये डिप्टी झांग भविष्य में बिंग सिटी के मेयर नहीं हैं? यह 1997 में सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन के दौरान हुआ था। उस समय झांग रुइक्यांग को बिंग सिटी के लोगों ने डांटा था, लेकिन बाद में बहुत से लोगों ने कहा कि उन्होंने सही काम किया। अगर झांग रुइक्यांग ने प्राइवेटाइजेशन का पक्का इरादा न किया होता तो बहुत से लोगों को अभी भी नौकरी से नहीं निकाला गया है और वे अभी भी बहुत कम सैलरी कमा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन के बाद इन लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई। भविष्य में वह मिनिस्ट्री और कमीशन में लीडर्स में से एक होगा। अगर फैंग यू उसे पकड़ लेता है तो फैंग यू को बाद में बहुत सारे फायदे मिलेंगे। फैंग यू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अब वह फॉरेन ट्रेड ऑफिस डिपार्टमेंट में झांग रुइक्यांग को देख पाएगा। फैंग यू के मन में, मैं उसके साथ अच्छे रिश्ते कैसे बनाऊं? लगता है ये बहुत मेहनत वाला काम होगा। फैंग यू को उम्मीद नहीं है कि झांग रुइक्यांग भविष्य में उसकी ज़्यादा मदद करेगा। फैंग यू को बस इतना चाहिए कि झांग रुइक्यांग सही रहे और दूसरों को उससे परेशानी न होने दे। अगले कुछ सालों में फैंग यू का बिजनेस बढ़ेगा और बहुत से लोग फैंग यू के लिए परेशानियां और मुसीबतें खड़ी करेंगे। चीफ झांग, मैं अपनी कंपनी के इंपोर्ट परमिट के लिए पेपर वर्क करने आया था। फैंग यू ने डिप्टी शब्द हटा दिया था, जिससे झांग रुइक्यांग का टाइटल और अच्छा लग रहा था। डिप्टी झांग ने ऊपर देखा और कहा, क्या आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लाए हैं? मुझे देखने दो। अध्याय 34 पंखा। झांग रुइक्यांग फैंग यू के तैयार किए गए डॉक्यूमेंट्स को देखता है। सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपनी जगह पर हैं। डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, लेकिन कंपनी के जनरल मैनेजर उसके सामने वाले व्यक्ति नहीं लग रहे हैं। फैंग जिंगताई कौन है? झांग रुइक्यांग ने पूछा। ये मेरे पापा हैं, वे सेल्स करने गए हैं। चीफ झांग, आपको मुझसे और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? फैंग यू ने पूछा। सब कुछ यहाँ है, आप इसे भर लें और एक हफ्ते में वापस आएं। झांग रुइक्यांग ने कहा। फैंग यू थोड़ा निराश है। झांग रुइक्यांग ने उसके लिए चीज़ें मुश्किल क्यों नहीं बनाई ताकि उसे उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाने का मौका मिल सके। लेकिन साथ ही फैंग यू जानता था कि झांग रुइक्यांग की अच्छी रेप्यूटेशन है। अगर नहीं तो झांग रुइक्यांग भविष्य में इतनी तेज़ी से कैसे प्रमोट हो सकता है? फैंग यू फॉरेन ट्रेड ऑफिस से निकलते समय बहुत अच्छे मूड में है। एक बार इंपोर्ट पेपर्स निकल जाएं तो उसकी कंपनी बहुत सारा पैसा कमा सकती है। कंपनी में वापस आकर फैंग यू ने सभी लड़कों को मार्केट रिसर्च करने के लिए भेजा। पता नहीं मार्केट रिसर्च क्या है? कोई बात नहीं, आप बस हर बड़े मार्केटप्लेस दुकानों में जाकर पूछें कि सोवियत यूनियन में कौन सी चीज़ें अच्छी बिकती हैं और वे सोवियत यूनियन से क्या चाहते हैं। हालांकि इन नौजवानों को कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वे मुश्किलें सहने को तैयार हैं और वे बहुत स्मार्ट भी हैं। लेकिन उन सबको बाहर भेजने के बाद फैंग यू को पछतावा हुआ। फैंग यू बड़े वेयरहाउस में अकेला है। बात करने के लिए कोई नहीं है, न कंप्यूटर है और न ही टेलीविज़न। वेयरहाउस में घुटन भी है और हवा भी बिल्कुल नहीं आ रही है। करने के लिए कुछ न होने पर फैंग यू बस कंपनी के नियम और कायदे लिखना शुरू कर सकता है। फिर अचानक फैंग यू को प्रेरणा मिली और उसने नियम लिखना शुरू कर दिया। वह सिर्फ 108 नियम लिखना चाहता था, लेकिन पाया कि यह काफ़ी नहीं है। क्या 1008 नियम उसके स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा होंगे? जब फैंग यू रूल नंबर 368 लिख रहा था तो लड़के वापस आ गए। सब पसीने से तरबतर थे। अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है और मौसम बहुत गर्म है। कल कुछ इलेक्ट्रिक पंखे खरीद लेना, गर्मी से मेरी जान निकल रही है। फैंग यू ने कहा। मैनेजर फैंग, बिजली के पंखे बहुत महंगे हैं और फिर भी बिजली की ज़रूरत होती है। हम नॉर्मल पंखे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लड़के ने कहा, हाथ में पकड़ने वाला पंखा। ये लड़के शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। पिछले महीने उन्होंने कुछ नहीं किया और फैंग यू फिर भी उन्हें 100 RMB सैलरी दे रहा है। उन्हें इतना अच्छा बॉस और कहाँ मिलेगा, इसलिए वे फैंग यू के लिए पैसे बचाना चाहते हैं। फैंग यू ने पूछा, इलेक्ट्रिक पंखा कितने का है? मॉल में सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक पंखा 100 RMB से ज़्यादा का है। बेहतर पंखे लगभग 400 से 500 RMB के हैं। लड़के ने जवाब दिया। क्या बकवास है, इलेक्ट्रिक पंखा अब इतना महंगा क्यों है? इलेक्ट्रिक पंखों के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। चीन में अब कम से कम 8000 से 10,000 पंखे बनाने वाली फैक्ट्रियां होनी चाहिए। कीमत अभी भी इतनी ज़्यादा क्यों है? हाँ, मैंने कुछ दिन पहले अपने परिवार के लिए एक इलेक्ट्रिक पंखा खरीदा था। लगभग इतना ही बड़ा है और अभी भी घूम सकता है। ये मेटल का बना है और हवा तेज़ है। एक और लड़के ने कहा। एक मिनट रुको, क्या ये सब मेटल का है? तो स्टील से बना एक इलेक्ट्रिक पंखा कम से कम 5 किलोग्राम से ज़्यादा का होना चाहिए। अब स्टील सस्ता नहीं है। कोई हैरानी नहीं कि इलेक्ट्रिक पंखे इतने महंगे हैं। ये सब मटेरियल का खर्च है। एक खड़ा धातु का पंखा। लेकिन क्या ये मैन्युफैक्चरर बेवकूफ़ हैं? स्टील का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अब प्लास्टिक है।
हल्का और टिकाऊ, इस तरह कीमत कम हो जाएगी। बिग ली, क्या बिंग सिटी में इलेक्ट्रिक पंखे बनाने वाली कोई फैक्ट्री है? फैंग यू ने एक लड़के से पूछा। सबने मुड़कर फैंग यू को देखा, जिससे वह कंफ्यूज हो गया। हम उस फैक्ट्री से हैं जो इलेक्ट्रिक पंखे बनाती है। हमारे पंखे बहुत टिकाऊ हैं। मेरे घर वाला 6 साल पुराना है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लड़के ने कहा। फैंग यू भूल गया कि ये लड़के मोटर फैक्ट्री के मजदूरों के बच्चे हैं। एक इलेक्ट्रिक पंखा 6 साल तक चल सकता है। कोई हैरानी नहीं कि फैक्ट्री पैसे नहीं कमा पाती। फैक्ट्री लीडर को कौन जानता है? फैंग यू ने पूछा। सभी लड़कों ने वू झीगांग को देखा। ये वू झीगांग फैक्ट्री लीडर का बेटा है। मेरे चाचा दूसरी वर्कशॉप के हेड हैं। उन्हें लीडर माना जा सकता है, लेकिन अब दूसरी वर्कशॉप 1 दिन और बाकी 2 दिन चल रही है। अगर वे और प्रोडक्ट बनाते भी हैं तो उनके पास उन्हें बेचने का कोई तरीका नहीं है। वू झीगांग ने कहा, अपने अंकल के पास जाओ, उन्हें बताओ कि मैं उन्हें एक बड़ा ऑर्डर दे रहा हूँ। फैंग यू ने कहा, जियाओ गैंग, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? वू झीगांग की आंटी ने आह भरी। इस लड़के ने डिनर का समय चुना। अगर वह अकेले डिनर पर आता है तो ठीक है, लेकिन क्या वह अपने साथ एक दोस्त को लाया है? अब फैक्ट्री से पैसे नहीं बन रहे हैं। वू झीगांग के चाचा को पिछले कुछ महीनों से अपनी महीने की सैलरी का सिर्फ 50% ही मिल रहा है। गुड आफ्टरनून आंटी, हम डायरेक्टर झाओ को ढूंढ रहे हैं, फैंग यू ने अपनी सबसे खूबसूरत मुस्कान के साथ कहा। फैन, आपको कितना चाहिए? हालांकि फैक्ट्री में स्टॉक नहीं है, लेकिन उनकी वर्कशॉप आसानी से 1 दिन में सैकड़ों यूनिट बना सकती है। अगर ऑर्डर बड़ा है तो वह दूसरी वर्कशॉप को एक साथ बनाने दे सकते हैं। अगर नहीं तो वह वर्कर्स को ओवरटाइम काम करने दे सकते हैं। पहले बैच में मुझे 10,000 यूनिट चाहिए, फैंग यू ने कहा। कितने? 10,000 यूनिट, कोई बात नहीं, मैं 10 दिन में डिलीवर कर सकता हूँ। डायरेक्टर झाओ बहुत खुश हैं। अगर वह 10,000 पंखे बेच पाए तो यह इस महीने की फैक्ट्री की सैलरी के लिए काफ़ी होगा। डायरेक्टर झाओ, धीरे चलो, मुझे वो पंखे नहीं चाहिए थे जो तुम्हारी फैक्ट्री बना रही है। मुझे कुछ छोटा और हल्का चाहिए, फैंग यू ने कहा। अब जो इलेक्ट्रिक पंखे बनते हैं वे स्टैंडिंग पंखे होते हैं। हर पंखा 1 मीटर से ज़्यादा लंबा होता है और उसका वजन 1 टन होता है। फैंग यू को वे छोटे टेबल पंखे चाहिए थे। इसके अलावा फैंग यू प्लास्टिक को मुख्य मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। जब तक ज़रूरी न हो, सभी मेटल पार्ट्स को प्लास्टिक से बदलना होगा, खासकर ब्लेड को। छोटा और हल्का, तुम्हारा क्या मतलब है? डायरेक्टर झाओ ने पूछा। जिन पार्ट्स में स्टील की ज़रूरत है उन्हें छोड़कर बाकी सब प्लास्टिक के होंगे। जैसे पंखे के ब्लेड, ऊंचाई लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मोटर छोटी भी हो सकती है। फैंग यू ने हाथों से इशारा करते हुए कहा, अगर यह इस तरह से बनेगा तो इसे कौन खरीदेगा? पहली बात, हवा आपके चेहरे तक नहीं पहुंचेगी। दूसरी बात, ये टिकाऊ नहीं होगा, डायरेक्टर झाओ ने कहा। फैंग यू मुस्कुराया और बोला, डायरेक्टर झाओ, इसकी चिंता मत करो, मैं पहले 10,000 यूनिट ऑर्डर करूंगा। बस मुझे ये बताओ कि क्या ये हो सकता है और इसकी कीमत कितनी है। डायरेक्टर झाओ थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए। फैक्ट्री फैंग यू के चाहे हुए पंखे तो बना सकती है, लेकिन क्या ये सच में बिक पाएगी? क्या ये घटिया प्रोडक्ट नहीं है? क्या उनकी फैक्ट्री की रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी? मुझे पहले अपने लीडर से बात करनी है, डायरेक्टर झाओ ने कहा। डायरेक्टर झाओ, बहुत जल्द आपकी वर्कशॉप आपके वर्कर्स की सैलरी नहीं दे पाएगी। मैंने सुना है कि आपकी फैक्ट्री में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनते हैं वे मार्केट में अच्छे नहीं चल रहे हैं और सेल्स भी कम हो रही हैं। अपना डिनर देखो, उसमें मीट डिश भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें पेमेंट नहीं कर पाया तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जियाओ गैंग से पूछ सकते हो कि उसे महीने का कितना पैसा मिल रहा है। उसने 3 महीने पहले मेरे जीजा के लिए काम करना शुरू किया था, फैंग यू ने कहा। वू झीगांग ने कहा, अंकल, मैं हर महीने 100 RMB कमा रहा हूं और महीने के आखिर में बोनस भी मिलता है। कंपनी रहने और खाने का इंतज़ाम भी करती है। डायरेक्टर झाओ ने हैरानी से कहा, आप महीने के 100 RMB कमाते हैं? उनकी फैक्ट्री के वर्कर्स की एवरेज सैलरी 100 RMB भी नहीं है। ये कौन सी ट्रेडिंग कंपनी है? फैंग यू काफ़ी अमीर लगता है। यह मामला तुरंत नेताओं को बताना चाहिए। मजदूर अभी भी अपनी मजदूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अभी फैक्ट्री डायरेक्टर ली के घर जाऊंगा। तुम सब पहले खा लो, मेरा इंतज़ार मत करना, डायरेक्टर झाओ ने कहा। चैप्टर 35 कोई भी अपना ट्रेडमार्क इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ओल्ड ली, डिनर के लिए आओ, डायरेक्टर ली की पत्नी ने कहा। पहले आप खाए, मुझे भूख नहीं है, फैक्ट्री डायरेक्टर ली ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हें खाना तो मिलेगा ही। मुझे पता है कि फैक्ट्री ठीक नहीं चल रही है, लेकिन तुम्हारी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, डायरेक्टर ली की पत्नी ने कहा। अच्छा नहीं चल रहा, बहुत बुरा चल रहा है। मैं प्रोडक्शन और सेल्स का इंचार्ज डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर हूँ। अब फैक्ट्री में ज़्यादातर वर्कशॉप 1 दिन चल रही हैं और 2 दिन आराम कर रही हैं।
पिछले कुछ महीनों से वर्कर्स को उनकी आधी सैलरी दी जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कई परिवार भूखे मर जाएंगे। डायरेक्टर ली ने कहा, दस्तक दो, दस्तक दो, दस्तक दो। ओह, ओल्ड झाओ है, क्या तुमने खाना खाया? अंदर आओ और ओल्ड ली के साथ ड्रिंक के लिए चलो। वह ठीक से सो नहीं पाया था। डायरेक्टर ली की पत्नी ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, भाभी, पीना तो बाद में होगा, मुझे डायरेक्टर ली के लिए कुछ अर्जेंट काम है। डायरेक्टर झाओ ने कहा, ओल्ड झाओ, क्या अर्जेंट है? क्या फैक्ट्री में कुछ हुआ है? डायरेक्टर ली सोफे से उठ खड़े हुए। फैक्ट्री अब रात में बंद हो जाती है। क्या कोई आया और फैक्ट्री से चोरी कर ली? फैक्ट्री में अभी भी मिलिट्री प्रोडक्ट्स हैं। अच्छी खबर है डायरेक्टर ली, आज मेरा भतीजा एक बड़ा बॉस लाया है। डायरेक्टर झाओ ने कहा। डायरेक्टर झाओ की बात सुनने के बाद डायरेक्टर ली गहरी सोच में पड़ गए। इतना बड़ा ऑर्डर मिलना अच्छी बात है और ज़रूरतें भी ज़्यादा नहीं हैं। उनकी फैक्ट्री ज़रूरतों के हिसाब से पंखे बनाने में सक्षम है। लेकिन डायरेक्टर झाओ की चिंता गलत नहीं है। ज़्यादातर प्लास्टिक से बना है। क्या ये घटिया प्रोडक्ट नहीं है? एक बार गिरने पर पंखा टूट सकता है। ये बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। इससे उनकी फैक्ट्री की रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन अब फैक्ट्री को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्कर्स के लिए कोई काम नहीं है और फैक्ट्री कोई पैसा नहीं कमा रही है। फैक्ट्री वर्कर्स को सैलरी नहीं दे पा रही है और मेडिकल खर्च भी नहीं दे पा रही है। हर दिन मजदूर अपनी सैलरी मांग रहे हैं। इस हफ्ते 3 बार मजदूर अपनी सैलरी मांगने उनके घर आए हैं। डायरेक्टर ली को तो हर महीने अपनी बचत भी अपने मजदूरों को उधार देनी पड़ती है। अब एक ऑर्डर आ रहा है लेकिन उसे पक्का नहीं है कि उसे इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं। डायरेक्टर ली, मुझे लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं और हमें ये काम करना ही चाहिए। अगर इस महीने हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया तो हम अपने वर्कर्स को उनकी आधी सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। डायरेक्टर झाओ ने कहा, हमारी फैक्ट्री की रेप्यूटेशन का क्या? हम एक पुरानी और नामी फैक्ट्री हैं जिसे पहले भी कई सम्मान मिले हैं। हम लोगों को ये कहने नहीं दे सकते कि हम अब घटिया प्रोडक्ट बना रहे हैं। डायरेक्टर ली ने कहा। डायरेक्टर झाओ ने कहा, हम बॉस से उनके ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने के लिए बात कर सकते हैं और हम सिर्फ पंखे बनाएंगे। साउथ में कई फैक्ट्रियां ऐसा कर रही हैं। हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आपका मतलब है आउटसोर्स मैन्युफैक्चरर के तौर पर? डायरेक्टर ली ने आह भरी। उनकी फैक्ट्री सरकारी है, अब उन्हें एक प्राइवेट कंपनी के लिए आउटसोर्स मैन्युफैक्चरर बनना होगा। डायरेक्टर ली, कोई और रास्ता नहीं है। हम हमेशा सरकार के ऑर्डर का इंतज़ार नहीं कर सकते। पिछले साल ऊपर से पंखे बनाने का ऑर्डर आया था, लेकिन आखिर में क्या हुआ? हमें उन पंखों को नुकसान में बेचना पड़ा। जिस बॉस से मैंने बात की वह काफ़ी राज़ी लग रहा है। उसने कीमतों के बारे में कुछ नहीं पूछा और कहा कि उसे 10,000 यूनिट चाहिए। अगर यह 5 RMB प्रति यूनिट भी है तो भी ये 50,000 RMB ही है। डायरेक्टर झाओ ने कहा, ठीक है, क्या बॉस अभी भी आपके घर पर हैं? मैं आपके साथ उनसे मिलने और यह ऑर्डर लेने जाऊंगा। मशीनों का मेंटेनेंस कॉस्ट तब भी होता है जब हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। इसका कुछ करना चाहिए। डायरेक्टर ली ने कहा। बूढ़े ली, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। डायरेक्टर ली की पत्नी चिल्लाए, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं कुछ काम पर बात करने के लिए ओल्ड झाओ के घर जा रहा हूँ। डायरेक्टर ली ने जवाब दिया। फैंग यू ने टेबल पर रखे खाने को देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह एक वर्कशॉप डायरेक्टर का घर है। टेबल पर सिर्फ 3 डिश हैं, 2 सब्जी की डिश और 1 स्क्रैम्बल्ड एग्स। अगर फैक्ट्री के लीडर इस तरह रह रहे हैं तो उन नॉर्मल वर्कर्स का क्या होगा? आंटी, आप और अंकल अब ऐसे रह रहे हैं? मीट तो बिल्कुल नहीं है, वो जीगांग ने पूछा। इन डिशेस को देखकर उसे भूख नहीं लगती। ताइहुआ कंपनी में हर खाने में मीट होता है और उसे इसकी आदत है। कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा है। चाचा, फैक्ट्री के लीडर्स में से एक होने के नाते उन्होंने अपना सारा पैसा वर्कर्स को उधार दे दिया था। मीट मत कहो, हम लकी हैं अगर हम महीने में 1 या 2 बार अंडे खा सकें। वो जीगान की चाची ने कहा। वो जीगान को नहीं पता था कि फैक्ट्री अब इतनी खराब हालत में है। वैसे भी वह हर महीने 60 से 70 RMB घर भेजता है। उसके परिवार को इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। फैंग यू और वू जिगान दोनों ने सिर्फ एक कटोरी चावल खाया और अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। उन्होंने अंडों को छुआ तक नहीं। वैसे भी वे वापस आते समय बाद में खाने के लिए कुछ ले सकते हैं। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आए और डायरेक्टर झाओ एक अजनबी के साथ अंदर आए। डायरेक्टर ली आ गए, क्या आपने खाना खा लिया? डायरेक्टर झाओ की पत्नी जल्दी से डायरेक्टर ली का स्वागत करने के लिए खड़ी हो जाती है। फैंग, मैं हमारे फैक्ट्री डायरेक्टर ली हैं। फैक्ट्री में सभी बड़े फैसले वही लेते हैं। वह आपसे बात करने के लिए यहाँ हैं। आप एक यूनिट के लिए कितना पेमेंट करने को तैयार हैं? डायरेक्टर झाओ ने कहा, क्या तुम प्रोटेक्टिव कवर भी गिराना चाहते हो? अगर ब्लेड उड़ गए तो लोगों को चोट लग जाएगी। डायरेक्टर ली ने गुस्से से कहा,
यह आदमी सच में एक बेईमान व्यापारी है। इससे किसी को क्या नुकसान हो सकता है? क्या डायरेक्टर ली ने कभी सीलिंग फैन देखा है? सीलिंग फैन के ब्लेड पर कोई प्रोटेक्टिव कवर क्यों नहीं होता? इसके अलावा हमारा फैन ब्लेड प्लास्टिक का है और स्पीड कम है। जब फैन चल रहा हो और आप अपनी उंगली अंदर डालें तो भी आपको बस हल्की सी खटखट महसूस होगी। यह मेरी ज़रूरत है, फैंग यू ने जवाब दिया। अपनी उंगली अंदर डालो, तब स्पीड बहुत धीमी हो जाएगी। हवा कैसे हो सकती है? डायरेक्टर ली ने पूछा। जब तक हवा उन हाथ वाले पंखों से ज़्यादा तेज़ है। कम पावर वाले पंखे भी बिजली बचा सकते हैं। क्या ये बेहतर नहीं है? इस पंखे को सिर्फ एक स्पीड चाहिए और इसे हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं है, फैंग यू ने कहा। इसके अलावा बेस को एक बड़ी क्लिप से छोटा किया जा सकता है। पंखे को फर्श पर खड़ा किया जा सके या टेबल या अलमारी के ऊपर क्लिप करके टॉप डाउन सीलिंग फैन बनाया जा सके, फैंग यू ने आगे कहा। इस तरह का छोटा पंखा फैंग यू की पिछली जिंदगी में बहुत पॉपुलर था। डायरेक्टर ली और डायरेक्टर झाओ फैंग यू के नए डिज़ाइन को देखकर हैरान रह गए। उन्हें नहीं पता था कि इलेक्ट्रिक फ़ैन को भी इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है, लेकिन देखने में ये काफ़ी उम्मीद जगाने वाला लग रहा है। डायरेक्टर ली ने पूछा, अगर हम आपके मनचाहे पंखे बना पाते हैं तो आप हमें एक पंखे के लिए कितना पेमेंट करेंगे? कवर और क्लिप बेस वाला इलेक्ट्रिक पंखा। मैंने हिसाब लगाया था, एक पंखे की कीमत लगभग 10 RMB होगी। मैं तुम्हें 20 RMB दूंगा। जो पंखे हिल सकते हैं और जिन पर प्रोटेक्टिव कवर लगे हैं उनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होगी। मैं तुम्हें इस तरह के पंखे 30 RMB दूंगा। अगर तुम्हारी फैक्ट्री बना सकती है तो मैं अभी हर तरह के 10,000 यूनिट ऑर्डर करूंगा, फैंग यू ने कहा। डायरेक्टर ली और डायरेक्टर झाओ ने एक दूसरे को देखा और बातचीत की। ये किया जा सकता है। दोनों तरह के पंखे अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो हर यूनिट पर लगभग 8 RMB का प्रॉफिट होता है। 20,000 यूनिट पर प्रॉफिट 160,000 RMB होगा। ठीक है, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है। ये फ़ैन हमारी फैक्ट्री का ट्रेडमार्क इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करना होगा, डायरेक्टर ली ने कहा। फैंग यू हैरान है। वह उनसे कोई डिज़ाइन फीस नहीं लेना चाहता था। वह बस लोकल सरकारी फैक्ट्री की मदद करना चाहता था, लेकिन अब वे अपना ट्रेडमार्क इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उन्हें इन फैंस पर शक है। फैंग यू अपने ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करके बहुत खुश है। ठीक है, फिर मैं एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करूंगा और उसका नाम होगा विंड एंड रेन, फैंग यू ने कहा। PS, फैंग यू का ट्रेडमार्क चीनी में विंड एंड रेन फेंग यू है। यह उनके नाम फैंग यू जैसा लगता है। अध्याय 36 हवा और बारिश का पंखा। काम को तेज़ी से करने के लिए फैंग यू ने डायरेक्टर झाओ से कहा कि वे अपने वक़्त से कई प्रोटोटाइप बनवाएं। डिज़ाइन करने का समय नहीं है, कोई तैयार सामान नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ विंड पावर को टेस्ट करने के लिए है। बाहरी लेयर जो प्लास्टिक की होनी चाहिए अब कार्डबोर्ड इस्तेमाल कर सकती हैं और ब्लेड किसी प्लास्टिक बोर्ड से काटे जा सकते हैं। नहीं, हवा बहुत तेज़ है, इसे कम करना होगा। ब्लेड बहुत बड़े हैं, इन्हें छोटा करने की ज़रूरत है। ये ब्लेड बहुत मोटा है, इसकी मोटाई आधी कर दो। यह पावर कॉर्ड बहुत लंबा है, 2 मीटर से काम चल जाएगा। फैंग यू अपने इनपुट देता रहा। 3 घंटे बाद दोनों पुराने वर्कर्स के पास आखिरकार 2 प्रोटोटाइप आ गए जिनसे फैंग यू खुश है। मैनेजर फैंग, आप इस पंखे को कैसे ले जाएंगे? ब्लेड के लिए कोई प्रोटेक्टिव कवर नहीं है और ब्लेड आसानी से टूट सकते हैं, डायरेक्टर झाओ ने पूछा। पहले ब्लेड को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर उन्हें वापस खरीद कर खुद असेंबल कर लें। ये बेस भी, हम उन्हें स्क्रू और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी देंगे। बच्चे भी जान जाएंगे कि पंखा कैसे असेंबल करना है, फैंग यू ने कहा। इसे खुद असेंबल करें। डायरेक्टर झाओ और डायरेक्टर ली ने एक दूसरे को देखा। बिजली के उपकरण खुद असेंबल करते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है। बिना इंस्ट्रक्शन मैनुअल के भी कोई इसे समझ सकता है। ये रहा, ये मेरा विंड एंड रेन लोगो। ये ज़रूर किसी साफ जगह पर होगा। फैंग यू ने ओरेकल बोन स्क्रिप्ट में विंड एंड रेन लिखा और नीचे 3 बारिश की बूंदों के साथ एक उल्टा पहाड़ है। उसने ये लोगो अपनी पिछली ज़िंदगी में बनाया था। कोई बात नहीं, मैं प्लास्टिक फैक्ट्री के ओल्ड वांग से कांटेक्ट करूंगा और उन्हें हमारे लिए स्पेयर पार्ट्स बनाने दूंगा। लेकिन फैंग, हमें पहले डिपॉजिट लेना होगा, डायरेक्टर ली ने कहा। ठीक है, मैं कल सुबह कॉन्ट्रैक्ट और डिपॉजिट लेकर आऊँगा। क्या 100,000 RMB डिपॉजिट काफ़ी है? प्रोडक्ट लोड होने के बाद मैं 80% पे करूँगा, बाकी महीने के आखिर में पे करूँगा। अरे हाँ, सफ़ेद रंग इस्तेमाल मत करना। मुझे अपने पंखों के लिए और भी अलग अलग रंग चाहिए, नीला, लाल, गुलाबी, हरा और सभी चमकीले रंग। पंखे के ब्लेड भी अलग अलग रंगों में हो सकते हैं, फैंग यू ने कहा। फैंग यू को पता था कि फैक्ट्री अब मुश्किल में है। ये 100,000 RMB डिपॉजिट उन्हें भरोसा दिलाने के लिए है। एक बार जब पंखे बन जाएंगे और मार्केट उन्हें अपना लेगा तो फैंग यू को भरोसा है कि वह इन सभी पंखों को इसी प्रांत में बेच पाएगा।
डायरेक्टर ली ने फैंग यू से ये भी वादा किया कि 20,000 पंखे 5 दिन में तैयार हो जाएंगे। फैक्ट्री की सभी वर्कशॉप फैंग यू के पंखे पर फोकस करेंगी। वर्कर 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम करेंगे। अगर प्लास्टिक फैक्ट्री न होती तो डायरेक्टर ली को भरोसा है कि यह ऑर्डर 3 दिन में तैयार हो जाएगा। अगले दिन फैंग यू ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया और डिपॉजिट दे दिया। फिर वह अपने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने के लिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री ब्यूरो गया। अब सबसे ज़रूरी बात है मार्केट में आना। विंड एंड रेन पंखों के बारे में कोई नहीं जानता। अगर फैंग यू सिर्फ पंखे मार्केट में उतार दे तो ज़्यादा लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अब सिर्फ दर्जनों RMB में पंखे बिक रहे हैं। अब जो करने की ज़रूरत है वह है एडवर्टाइजिंग। लोंगजियांग डेली न्यूज़पेपर। आज न्यूज़पेपर के प्रेसिडेंट के ऑफिस में एक बड़ा बॉस है। कहा जा रहा है कि यह बड़ा बॉस न्यूज़पेपर में एक बड़ा ऐड देने वाला है। यह ज़माना बाद की पीढ़ियों के अखबारों से अलग है, जहां आधे से ज़्यादा विज्ञापन होते थे। अब अखबार में पेज कम होते हैं और कंटेंट ज़्यादा होता है। विज्ञापन बहुत कम होते हैं। फैंग यू छोटे क्लासिफाइड ऐड नहीं देना चाहता। वह कम से कम आधे पेज का ऐड लगातार 1 हफ्ते तक देना चाहता है। मिस्टर फैंग, इस पेज पर पूरी तरह से न्यूज़ होनी चाहिए। इस पेज पर अभी तक कोई ऐड पब्लिश नहीं हुआ है। हमारे पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। प्रेसिडेंट थोड़ा परेशान है। ये फैंग 1 हफ्ते के लिए पूरा पेज खरीदना चाहता था। प्रेसिडेंट झांग लोंगजियांग में सिर्फ एक अखबार नहीं है। रोज़ाना के अखबार और शाम के अखबार के अलावा लाइफस्टाइल अखबार भी हैं। आप इस लाइफस्टाइल अखबार को देखिए। पहले पेज का लेआउट बिखरा हुआ है। इसका आधा हिस्सा छोटे आर्टिकल हैं और बाकी आधा जापानी बिजली के सामान का विज्ञापन है। फैंग यू ने कहा। प्रेसिडेंट झांग ने देखा, सच में ऐसा ही है। अब टीवी पर एडवर्टाइजिंग की इजाज़त है और अखबार में भी, लेकिन वह अभी भी हिचकिचा रहे हैं क्योंकि फैंग यू पूरा पेज चाहता है। 7 दिन 7,000 RMB। फैंग यू ने कहा 1000 RMB एक दिन। यह कोई छोटी रकम नहीं है। सभी क्लासिफाइड एड्स को जोड़ने पर यह 200 RMB एक दिन से भी कम है। प्रेसिडेंट झांग को अभी भी हिचकिचाते हुए देखकर फैंग यू ने फिर कहा, मेरी कंपनी 1000 RMB और जोड़ सकती है। ये सिर्फ 1 हफ्ते के लिए है। प्रेसिडेंट झांग इसे 1 हफ्ते के लिए क्यों नहीं आजमा सकते? अगर सब कुछ ठीक रहा तो अखबार की इनकम बहुत बढ़ जाएगी और अखबार के सभी कर्मचारी आपके शुक्रगुजार होंगे। फैंग यू ने कहा। राष्ट्रपति झांग ने कहा 14,000 और मैं मान जाऊंगा। 2,000 एक दिन का, ये बहुत महंगा है। लाइफस्टाइल पेपर्स का आधा पेज सिर्फ 500 RMB का है। मैंने अपना सबसे ज़्यादा ऑफर पहले ही बता दिया है। फैंग यू ने जवाब दिया। प्रेसिडेंट झांग ने कहा, हमें लाइफस्टाइल से ज़्यादा रीडर्स मिले। इतने बड़े पेज के साथ आप दिन में सिर्फ कुछ दर्जन शब्द ही लिखते हैं। ये बेकार है। एक छोटा सा ऐड ही काफ़ी है। 1 जुलाई चीन में एक महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन बहुत से लोग काम पर अखबार पढ़ते हैं जैसे कि किसी भी अन्य दिन। अनुवादक का नोट, 1 जुलाई चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना दिवस है। अरे, इस पेज में क्या गलत है? पूरे पेज पर 3 आकर्षक नारे हैं। पूरे दिल से पार्टी को फॉलो करें, 4 मॉडर्नाइजेशन और नए दिन। पार्टी का जन्मदिन मनाएं, चीन का नया चैप्टर। सबका दिल पार्टी की तरफ जाएगा और हवा और बारिश इंद्रधनुष देखेंगे। अनुवादक नोट, ये चीनी भाषा में एक कविता है। ये चीन के आधुनिकीकरण और सुधारों की प्रशंसा करने वाला एक प्रोपेगेंडा है। आज पार्टी का स्थापना दिवस है। अखबार के लिए बधाई देने के लिए एक पेज का इस्तेमाल करना बहुत आम बात है, लेकिन ये पेज बहुत अजीब है। ये टाइपसेटिंग बहुत गड़बड़ है। तीनों नारे न तो हॉरिजॉन्टली पढ़े जा सकते हैं और न ही वर्टिकल, बल्कि इसे 3 अलग अलग दिशाओं से पढ़ा जा सकता है। यह इलेक्ट्रिक फ़ैन जैसा क्यों दिखता है? और हाँ, अगर आउटलाइन जुड़ी हुई है तो ये सच में इलेक्ट्रिक फ़ैन है। पेज के बिल्कुल नीचे कुछ शब्द हैं, हवा और बारिश के फैंस आपकी गर्मियों के अच्छे पार्टनर। एडवर्टाइजिंग तो हुई लेकिन ज़्यादा असर नहीं हुआ। इस विंड एंड रेन पंखे पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कोई खरीदना भी नहीं चाहता था। एक सस्ता पंखा भी 100 RMB से ज़्यादा का होगा। ज़्यादा महंगे पंखे कुछ 100 RMB के होंगे। जो लोग इतने पैसे खर्च करने को तैयार हैं उन्होंने पंखा बहुत पहले ही खरीद लिया होता। जो लोग तैयार नहीं हैं वे अब भी पंखे नहीं खरीदना चाहेंगे। लेकिन फैंग यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह एड्स की एक सीरीज़ है। एड का असर आखिर में ही देखा जा सकता है। लोगों को यह विंड एंड रेन फ़ैन याद रखने के लिए 7 दिन काफ़ी हैं। अब एक और ज़रूरी काम हाथ में है। ताइहुआ ट्रेडिंग के पास 300,000 RMB से कम है। पंखे का प्रोडक्शन पूरा होने के बाद फैंग यू को 400 रूम लाना होगा। लेकिन फैंग यू ने पहले ही एक अच्छा समाधान सोच लिया था। अध्याय 37 प्रेषण। मैनेजर सू, बहुत समय हो गया मिलते हुए। फैंग यू ने कहा, ओह, मैं मिस्टर फैंग हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं? सू मैनेजर ने फैंग यू को देखकर खुशी से कहा।
हर बार जब ये लड़का रूस से बड़े बॉस को अपनी दुकान पर लाता है तो वह अपना आधा स्टॉक क्लियर कर लेता है। मैं आपको पैसे भेजने आया हूँ, फैंग यू ने कहा। फैंग यू की बात सुनकर मैनेजर सू के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। इस बार आप क्या खरीदना चाहते हैं? कितनी क्वांटिटी है? बेफिक्र रहें, मैं आपको सबसे अच्छी कीमत दूंगा, मैनेजर सू ने कहा। इस बार मैं कुछ नहीं खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैनेजर सू मुझे चीज़ें बेचने में मदद करें, फैंग यू ने कहा। सू मैनेजर के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। चीज़ें बेचें? उनके स्टोर में अभी भी बहुत सारा सामान है जो बेचा नहीं जा सकता। जब से लोगों को अपनी दुकान खोलने की इजाज़त मिली है, कई छोटी दुकानें खुल गई हैं और कोऑपरेटिव के बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा फैंग यू के पास ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं जो कोऑपरेटिव के पास नहीं हैं? सभी सप्लायर उसके साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान ये सप्लायर उसे तोहफे भी देते थे। वह इन सप्लायर के साथ काम करना कैसे बंद कर सकता है? चीज़ें बेचते हैं? आप क्या बेचते हैं? जियाओ फैंग, हमारे पास कोऑपरेटिव में सब कुछ है और दूसरी चीज़ें दिखाने के लिए कोई काउंटर नहीं है, मैनेजर सू ने कहा। उन्होंने फैंग यू को मिस्टर फैंग के बजाय जियाओ फैंग कहा था। इससे पता चलता है कि फैंग यू के प्रति उनका नज़रिया बदल गया था। इलेक्ट्रिक पंखा, फैंग यू ने जवाब दिया। इलेक्ट्रिक पंखा? तुम कहीं और चले जाओ, अब मॉल में भी इलेक्ट्रिक पंखे बिक रहे हैं। कोऑपरेटिव में भी पंखे खरीदने के लिए बहुत कम लोग आ रहे हैं। मैनेजर सू ने फैंग यू को साफ मना कर दिया। मैनेजर सू, थोड़ा रुको, पहले मुझे अपनी बात खत्म करने दो। मेरा सेल्स मॉडल दूसरों से अलग है। मैं अपने पंखे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा और कीमत फिक्स है। हर बिका हुआ पंखा मैं तुम्हें 3 से 5 RMB दूंगा। जो भी नहीं बिका मैं उसे वापस ले लूंगा, फैंग यू ने कहा। मैनेजर सू ने मन ही मन सोचा, अरे, सामान लाने के लिए पैसे लेकर बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। ये पंखे बेचने के लिए मेरे पास छोड़ दो। हर पंखे की बिक्री पर 3 से 5 RMB मिलेंगे। वह सारा बचा हुआ सामान वापस ले लेगा। यह आइडिया बुरा नहीं है और इसमें मेरे पैसे भी खर्च नहीं होंगे। वैसे भी अब गर्मी है, शायद मैं उसे कुछ यूनिट मेरे पास छोड़ने दूं। नहीं, 3 से 5 RMB। आपको लगता है कि कोऑपरेटिव में अपना सामान रखना इतना आसान है? हमारी कोऑपरेटिव सिर्फ सबसे अच्छे प्रोडक्ट बेचती है। मुझे एक यूनिट के लिए कम से कम 10 RMB चाहिए, मैनेजर सू ने कहा। मैनेजर सू ने ध्यान से सोचा था। सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक पंखा भी लगभग 100 RMB का है। मुनाफा लगभग 30 से 40 RMB होना चाहिए। उसने सिर्फ 10 RMB इसलिए मांगे क्योंकि उसे सामान लाने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। मैनेजर सू, हमारे इलेक्ट्रिक पंखे इतने महंगे नहीं हैं और ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं है। हमारे पंखे लगभग 50 से 60 RMB प्रति यूनिट बिक रहे हैं और मेरा प्रॉफिट 10 RMB से भी कम है। अगर बिक्री अच्छी हुई तो मैं आपको 5 RMB प्रति यूनिट दे सकता हूं, लेकिन अगर बिक्री अच्छी नहीं हुई तो मैं आपको 3 RMB भी नहीं दे सकता, फैंग यू ने जवाब दिया। मैनेजर सू को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। एक इलेक्ट्रिक पंखा सिर्फ 50 से 60 RMB में बिक रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये प्रोडक्शन कॉस्ट के आसपास भी नहीं है। मोटर, स्टील, स्विच वगैरह मिलाकर कम से कम 80 से 90 RMB तो होंगे ही। अगर मटेरियल बेहतर क्वालिटी का हो तो कॉस्ट 200 RMB से ज़्यादा होगी। फैंग यू की कॉस्ट इतनी कम कैसे हो सकती है? फिर भी प्रॉफिट कैसे हो सकता है? मैनेजर सू ने पूछा। ये पंखा किस ब्रांड का है? क्या ये खराब सामान है? कोऑपरेटिव के पास कोई खराब या नकली सामान नहीं होना चाहिए। विंड एंड रेन ब्रांड, ये पक्का नकली या घटिया सामान नहीं है। पंखे हमारी मोटर फैक्ट्री में बनाए और डिज़ाइन किए गए हैं। देखो, मैंने तो लॉन्गजियांग दिल्ली पर एक ऐड भी दिया है, फैंग यू ने कहा। फैंग यू ने आज का अखबार निकाला और मैनेजर सू को दिखाया। मैनेजर सू को आज सुबह अखबार में देखा गया पेज याद आ गया। वह अभी भी सोच रहे थे कि यह विंड एंड रेन फैन क्या है और उन्होंने इस ब्रांड के बारे में पहले क्यों नहीं सुना। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है, मैनेजर सू ने पूछा। क्या यह मोटर फैक्ट्री से है? बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। अगर मैंने आपको धोखा दिया तो मैं आपके पास छोड़े हुए सारे इलेक्ट्रिक पंखे आपको दे दूंगा, फैंग यू ने जवाब दिया। फैंग यू ने जो कहा वह आधा सच है। बेशक मोटर फैक्ट्री ने ये पंखे बनाए हैं लेकिन वे सिर्फ आउटसोर्स मैन्युफैक्चरर हैं। मैनेजर सू को लगा कि विंड एंड रेन मोटर फैक्ट्री के ब्रांड्स में से एक है। अगर ऐसा है तो मुझे कम से कम 5 RMB दो। इलेक्ट्रिक पंखा दुकान में कुछ जगह घेरेगा और स्टोर में भी जगह घेरेगा। अगर यह बहुत कम हुआ तो हम आपके पंखे नहीं लाएंगे, मैनेजर सू ने कहा। वह अभी भी और प्रॉफिट चाहता है। हमारे पंखे बड़े नहीं हैं। ये कैसा रहेगा? हमारे पास इलेक्ट्रिक पंखों के 2 मॉडल हैं। बड़े वाले 59 RMB में बिक रहे हैं और मैं तुम्हें हर पंखे की बिक्री पर 4 RMB दूंगा। छोटे वाले 49 RMB।
में बिकेंगे। हर यूनिट की बिक्री पर मैं तुम्हें 3 RMB दूंगा। मैं तुम्हें हर 100 यूनिट की बिक्री पर 50 RMB अतिरिक्त भी दूंगा। ये सबसे ज़्यादा कीमत है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम मुझसे ज़्यादा नहीं कमा सकते। तुम्हारी तो कोई कीमत भी नहीं है, फैंग यू ने कहा। मैनेजर सू ने सोचा, एवरेज एक यूनिट से अभी भी 4 RMB का प्रॉफिट हो सकता है। यह इलेक्ट्रिक पंखा बहुत सस्ता बिक रहा है। पूरी गर्मी में 100 यूनिट बिक जानी चाहिए। ये 400 RMB के बराबर है और इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये पैसा उनकी अपनी जेब में जाएगा। ठीक है, लेकिन अगली बार जब वह बूढ़ा रूसी सामान खरीदने आए तो आप उसे मेरी दुकान पर ज़रूर ले आएं और उसे और सामान खरीदने दें। मैनेजर सू ने कहा, कोई बात नहीं, शायद वह इस महीने आ जाए। मैं भी उसके दोबारा आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, फैंग यू ने जवाब दिया। फैंग यू ने अपने बैग से एक तैयार कॉन्ट्रैक्ट निकाला और मैनेजर सू को दे दिया। वो 2 मॉडल, हर 100 यूनिट पर, और डिपॉजिट 50 RMB प्रति यूनिट होगा। कुल 10,000 RMB। ठीक है, फैंग यू ने कहा। रुको, यह मोटर फैक्ट्री कंपनी का स्टैम्प कैसे नहीं है? ताइहुआ ट्रेडिंग कंपनी, मैंने इस कंपनी के बारे में कभी नहीं सुना। मैनेजर सू ने कहा, ये विंड एंड रेन फैन का सेल्स एजेंट है। मोटर फैक्ट्री का बॉस और डायरेक्टर है। अगर नहीं, तो पंखे इतने सस्ते कैसे हो सकते हैं? फैंग यू ने कहा। उसने जानबूझकर अपनी बात बीच में ही रोक दी। मैनेजर सू को उसका मतलब समझना है। इस तरह फैंग यू जिम्मेदार नहीं है। मैनेजर सू के चेहरे पर अचानक समझ आ गया वाला भाव है। लेकिन किसे परवाह है? वह मोटर फैक्ट्री जो कर रही है उस पर सवाल उठाने की हालत में नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद फैंग यू नंबर 1 डिपार्टमेंट स्टोर गया और मॉल के मैनेजर को मना लिया। जब मॉल मैनेजर ने देखा कि कोऑपरेटिव ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है तो वह भी उन्हीं शर्तों और हर मॉडल की 200 यूनिट्स पर मान गया। फिर फैंग यू हर जिले के छोटे डिपार्टमेंट स्टोर में गया। इन छोटे डिपार्टमेंट स्टोर ने देखा कि नंबर 1 डिपार्टमेंट स्टोर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। उन्होंने भी हर एक को कम से कम 200 यूनिट का ऑर्डर दिया। उसी दिन फैंग यू को कुल 1400 यूनिट का ऑर्डर मिला। अगले दिन से उसे 70,000 RMB डिपॉजिट मिलेगा। अब उसके पास मोटर फैक्ट्री को पेमेंट करने के लिए काफ़ी पैसे हैं। अध्याय 38, हवा और बारिश के पंखों की बिक्री। बिंग सिटी में कई लोगों ने लोंगजियांग गली में अजीब विज्ञापन देखा है। हर दिन पूरे पेज के विज्ञापन में सिर्फ कुछ वाक्य होते हैं। आज एड में लिखा था, गर्मी, ठंडी हवा। कल था, आसमान में तेज धूप, कुछ अच्छे तोहफे देने का समय। परसों, लेकिन हर एड के नीचे एक स्लोगन होता है, हवा और बारिश के फैंस, आपकी गर्मियों के अच्छे पार्टनर। लगातार 5 दिनों तक अखबार पढ़ने वाले हर व्यक्ति को यह अनोखा विज्ञापन दिखाई देगा। यह विज्ञापन जल्द ही शहर में चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने हत्या के मामले की खबरों से ज़्यादा इस विज्ञापन के बारे में बात की। सड़क पर लोगों को विंड एंड रेन फैन के बारे में बात करते हुए सुनकर फैंग यू को पता चल गया कि उसका ऐड सफल रहा है। अब जब कोई इलेक्ट्रिक फैन का जिक्र करता है तो लोग अपने आप विंड एंड रेन फैन के बारे में सोचते हैं। 5वें दिन 20,000 इलेक्ट्रिक पंखों का प्रोडक्शन पूरा हो गया और फैंग यू ने 80% पेमेंट कर दिया। लेकिन फैंग यू ने सारे पंखे नहीं निकाले। उसने फैक्ट्री से सिर्फ 2,000 पंखे निकाले। मोटर फैक्ट्री में हर कोई उत्सुक है। भले ही यह 80% पेमेंट है, मोटर फैक्ट्री ने कुछ प्रॉफिट भी कमाया है। इस फैंग यू ने पंखों के लिए पेमेंट क्यों किया लेकिन सारे पंखे क्यों नहीं लिए? क्या ऐसा हो सकता है कि फैंग यू सामान वापस करना चाहता हो? डायरेक्टर ली ने डायरेक्टर झाओ से बात की। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर फैंग यू सामान वापस करना भी चाहे तो वे उसे नहीं लेंगे। उन्होंने फैंग यू को महीने के आखिर में बाकी पेमेंट के बारे में भी याद दिलाया। अगर उन्हें बाकी पेमेंट नहीं मिला तो वे बाकी सारे पंखे फैक्ट्री में ही रख लेंगे। भले ही वे इन खराब पंखों को बेच ना पाएं, लेकिन वे हमेशा अपने वर्कर्स को सैलरी के तौर पर ये पंखे दे सकते हैं। वैसे भी फैक्ट्री ने पहले ही उनकी लागत निकाल ली थी। फैंग यू ने मोटर फैक्ट्री पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सिर्फ 2,000 यूनिट इसलिए जमा किए क्योंकि उसके वेयरहाउस में काफ़ी जगह नहीं थी। अलग अलग स्टोर में 1,400 यूनिट भेजने के बाद भी फैंग यू के वेयरहाउस में 600 यूनिट बची थीं। अगर फैंग यू ने 20,000 यूनिट जमा कर ली होती तो वह इन पंखों को स्टोर करने के लिए 10 और वेयरहाउस बनाता। क्योंकि पंखे अभी भी मोटर फैक्टर में हैं, इसलिए फैंग यू इन्वेंट्री कॉस्ट बचा सकता है। छठे दिन आखिरकार अखबार में एक असली ऐड आया। एक टेबल फैन की तस्वीर जिस पर लाल रंग से स्लोगन लिखा था, हवा और बारिश वाले पंखे। ब्रेकिंग प्राइस 59 RMB। शाम को फैंग यू ने कंपनी के सभी लोगों के साथ वेयरहाउस में मीटिंग की। क्या आप सब ने जानकारी सॉर्ट कर ली है? कौन सा स्टोर ज़्यादा बेच रहा है? कौन सा स्टोर ज़्यादा नहीं बेच रहा है? क्या कोई ऐसा स्टोर है जिसने हमारे पंखे नहीं दिखाए या कीमतें एडजस्ट नहीं की? फैंग यू ने पूछा। डिस्ट्रीब्यूशन के कंसाइनमेंट मोड का इस्तेमाल करने में दिक्कत यह है कि कंसाइनर के लिए दिक्कतें खड़ी कर देता है।
उदाहरण के लिए, कंसाइनी दावा करेगा कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं बिक रहा है और ज़्यादा प्रॉफिट मांगेगा। या अगर प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है तो वे चुपके से कीमत बढ़ा देते हैं। कुछ कंसाइनी ऐसे भी हो सकते हैं जो दोनों की तुलना करके ज़्यादा प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। फैंग यू ने कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ कहा था, अगर किसी भी शर्त को तोड़ा गया तो फैंग यू कोई कंसाइनमेंट फीस नहीं देगा, डिपॉजिट वापस नहीं करेगा और कंसाइनी को फैंग यू को कम से कम 10,000 RMB हर जाने के तौर पर देने होंगे। फैंग यू को लगा कि उसका स्टाफ उसे बताएगा कि कुछ स्टोर या सभी स्टोर ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को तोड़ा है। इस ज़माने में ये मैनेजर सरकारी यूनिट से हैं और उन्हें प्राइवेट कंपनियों पर खुद को बेहतर समझने का एहसास है। साथ ही उन्हें लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर भी कोई प्राइवेट कंपनी उन पर केस करने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन असल में ये वैसा नहीं है जैसा फैंग यू ने सोचा था। किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया था। फैंग यू के फैंस बस बिकते नहीं हैं। मैनेजर फैंग कोऑपरेटिव ने आज 3 पंखे बेचे। मैंने देखा कि कोऑपरेटिव के स्टाफ ने पंखों को प्रमोट करने की बहुत कोशिश की लेकिन किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। फर्स्ट डिपार्टमेंट स्टोर के लिए भी यही हाल है। पंखे इलेक्ट्रिकल काउंटर पर बहुत खास जगह पर रखे हैं लेकिन सिर्फ 5 लोगों ने पंखे खरीदे। ये कम से कम डोंगली डिपार्टमेंट स्टोर से तो बेहतर है। उन्होंने आज सिर्फ 1 यूनिट बेची। कम से कम उन डिपार्टमेंट स्टोर ने कुछ तो बेचा। टाइपिंग डिपार्टमेंट स्टोर ने अभी तक कुछ नहीं बेचा है। मैनेजर फैंग, क्या हम इन इलेक्ट्रिक पंखों के साथ फंस जाएंगे? सब लोग आज जो कुछ भी देखा उसके बारे में बात करते रहे। फैंग यू ने ध्यान से सुना और सिर हिलाया। इन लड़कों ने छुट्टी नहीं ली थी और कड़ी मेहनत कर रहे थे। मैनेजर फैंग, ये इलेक्ट्रिक पंखे बिल्कुल नहीं बिक रहे हैं, हम क्या करें? फैंग यू के स्टाफ में से एक ने पूछा। फैंग यू मुस्कुराया, रुको, 3 दिन बाद तुम लोग नतीजा देखोगे। कल तुम सब जाओगे। 7वें दिन, दिल्ली अखबार के विज्ञापन का आखिरी दिन। इस बार विज्ञापन में 49 RMB का इलेक्ट्रिक पंखा दिखाया गया है। 2 फोटो हैं। पहली फोटो में टेबल पर पंखे का क्लिप है और दूसरी फोटो में मोटर फैक्ट्री से निकलते हुए ट्रक की तस्वीर है। दोपहर में कोऑपरेटिव के मैनेजर सू गुस्से में हैं। ये पंखा ठीक से नहीं बिक रहा है। दूसरे पंखों के मुकाबले इसकी कीमत बहुत सस्ती हो सकती है, लेकिन इन पंखों के बारे में कोई नहीं जानता। क्या फैंग यू ने नहीं कहा था कि वह इन पंखों का विज्ञापन करेंगे? 2 फोटो और कुछ वाक्य डालकर इसे विज्ञापन कैसे माना जा सकता है? नमस्ते, आप क्या खरीदना चाहेंगे? एक सेल्समैन ने एक ग्राहक से पूछा जो अभी अभी कोऑपरेटिव में आया था। जो भी हो, जल्दी करो और मुझे मेरा चेंज दो, कस्टमर ने कहा और उसने काउंटर पर एक 0 RMB के 10 नोट फेंक दिए। सेल्समैन ने जल्दी से चेंज लौटा दिया और 2 फैन बॉक्स कस्टमर को दे दिए। ये ठीक नहीं है, बॉक्स इतना छोटा क्यों है? आप तो पंखे के ब्लेड भी उसमें नहीं रख सकते, मेहमान ने जोर से कहा और सेल्समैन को शक से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे सेल्समैन धोखेबाज हो। देखो, ये पंखे का ब्लेड अलग हो गया है। जब तुम घर जाओ तो पंखे के ब्लेड खोलकर उसे स्क्रू से लगा दो। ये बहुत आसान है और बच्चे भी इसे कर सकते हैं। सेल्समैन ने कहा, अरे ये दिलचस्प है, बहुत बढ़िया है, मैं इसे अपने बेटे को खिलौने के रूप में दे सकता हूँ। ग्राहक ने कहा। मैनेजर सू ने देखा कि एक कस्टमर ने 2 पंखे खरीदे हैं तो वह मुस्कुराए, लेकिन उन्हें ये जानने की उत्सुकता थी कि इस कस्टमर ने 2 पंखे क्यों खरीदे। उन्होंने आज के लोंगजियांग दिल्ली में छपे विज्ञापन को देखा। उसमें मोटर फैक्ट्री से निकलते हुए एक ट्रक की तस्वीर थी। ऐसा लगता है कि लोगों को पता था कि ये पंखे मोटर फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं और इनकी क्वालिटी पक्की है। मैनेजर को यह नहीं पता था कि इसके पीछे और भी कारण थे। फैंग यू ने अपने स्टाफ से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाकर यह खबर फैलाने को कहा कि विंड और रेन फैन मोटर फैक्ट्री बनाती है। तो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी मजबूत होता है। स्टील ब्लेड और प्लास्टिक ब्लेड में हवा में कोई फर्क नहीं होता। इसके अलावा ये प्लास्टिक के पंखे बहुत सस्ते बिक रहे हैं। जितने पैसे लोग एक स्टील का पंखा खरीदने में लगाते हैं, उतने में कई विंड और रेन पंखे खरीदे जा सकते हैं। प्लास्टिक इस्तेमाल करने के और भी फायदे हैं। इसमें जंग नहीं लगता और रंग भी चमकीले होते हैं। सफाई सिर्फ गीले कपड़े से की जा सकती है। ये इलेक्ट्रिक पंखे छोटे होते हैं और सर्दियों में स्टोर करने में आसान होते हैं, जबकि बड़े, भारी और भारी स्टील के पंखे नहीं होते। इन पंखों की एक ज़रूरी बात यह भी है कि वे सुरक्षित हैं। जब आप अपनी उंगलियां अंदर डालेंगे तब भी आपको हल्का सा दर्द महसूस होगा, आपको खरोंच तक नहीं आएगी। विंड एंड रेन पंखों का विज्ञापन 1 हफ्ते से अखबारों में आ रहा था। इसके अलावा क्या मोटर फैक्ट्री घटिया सामान बना सकती है? ओल्ड वू के पास एक विंड एंड रेन पंखा था जो उनके पोते का तोहफा था। उन्हें इस पर बहुत गर्व था और उन्होंने इसे घंटों तक सबको दिखाया भी। इस तरह के प्रोत्साहन के बाद कुछ लोग विंड एंड रेन पंखों के बारे में पूछताछ करने के लिए मॉल या कोऑपरेटिव में चले गए। डिस्प्ले देखने के बाद कुछ लोगों ने इसे तुरंत खरीद लिया, जबकि कुछ विचार करने के लिए घर चले गए।
लेकिन विचार करने वालों में से ज़्यादातर अगले दिन इसे खरीदने का फैसला करेंगे। उस दोपहर शहर के डिपार्टमेंट स्टोर और कोऑपरेटिव ने कुल 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक पंखे बेचे थे। इन 100 से ज़्यादा पंखों में से सिर्फ 3 दूसरे ब्रांड के हैं और बाकी सभी विंड एंड रेन पंखे हैं। एक हफ्ते के विज्ञापन के बाद विंड एंड रेन के पंखे लोगों के मन में मजबूत जगह बना चुके थे। विंड और रेन पंखे अब सबसे पहले बिक रहे हैं। अध्याय 39 अभिमानी कर्मचारी। पिछले 3 दिनों से पंखे बहुत अच्छे बिक रहे हैं। हर दिन कम से कम 100 यूनिट बिक रहे हैं और यह संख्या अभी भी बढ़ रही है। सड़कों पर बहुत से लोग पंखों के बारे में बात कर रहे हैं। ज़्यादातर बातचीत इस बारे में हो रही थी कि किसी के बेटे या बेटी ने परिवार के लिए इलेक्ट्रिक पंखा खरीदा है वगैरह। ये बिल्कुल पुराने ज़माने के बड़े कलर टीवी जैसा है। मैनेजर सू ने पहले ही फ़ोन करके 200 और पंखे मंगवा लिए थे। डिपार्टमेंट स्टोर जल्दी बंद हो जाते हैं और बहुत से लोगों के पास काम की वजह से वहां जाने का टाइम नहीं होता। लेकिन कोऑपरेटिव अलग हैं। वे शाम को 8 बजे बंद हो जाते हैं। जिन्हें काम पर जाना था वे काम खत्म होने के बाद कोऑपरेटिव में चले जाते थे। इसलिए कोऑपरेटिव में पंखों की बिक्री सबसे ज़्यादा हुई। कुछ दिन पहले मैनेजर सू को फैंस को लाने और डिपॉजिट के लिए 10,000 RMB इस्तेमाल करने का पछतावा हो रहा था। हालांकि सामान लाने का ये तरीका सामान खरीदने से ज़्यादा सुरक्षित लगता है और इसमें कोई रिस्क भी नहीं था, लेकिन फिर भी डिपॉजिट के तौर पर 10,000 RMB लॉक हो गए थे। अब मैनेजर सू को ऐसा नहीं लगता। अभी कुछ ही दिन बीते हैं और अभी भी साल का सबसे गर्म समय नहीं आया है। अब तक इलेक्ट्रिक पंखों की बिक्री अच्छी रही है और कुछ दिनों में यह और बेहतर हो जाएगी। चूंकि कोई रिस्क नहीं था और पंखे भी अच्छी तरह बिक रहे हैं, तो क्यों न और सामान लाया जाए। कोऑपरेटिव के अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर भी ज़्यादा पंखे ऑर्डर करने लगे थे। अभी वीकेंड नहीं आया है। वीकेंड तक वे आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं। अब स्टोर पर सिर्फ विंड और रेन पंखे ही बिक रहे हैं। दूसरे ब्रांड के पंखे बिल्कुल नहीं बिके। लगभग हर कोई विंड और रेन पंखों के बारे में बात करता है। मोटर फैक्ट्री में बने, सस्ते, फैशनेबल, हल्के, सुविधाजनक और सुरक्षित। फर्स्ट डिपार्टमेंट स्टोर ने इन पंखों को प्रमोट करने के लिए अपने स्टोर के बाहर एक बड़ा बैनर भी लगाया है। एक बार फिर फैंग यू ने अपने सभी स्टाफ को वेयरहाउस में इकट्ठा किया। सबसे पहले ये विंड एंड रेन फैंस की सफलता का जश्न मनाने के लिए था। सभी ने इन कुछ दिनों में कड़ी मेहनत की थी। फैंग यू ने अपने हर स्टाफ को इनाम देने के लिए 20 RMB का स्पेशल बोनस दिया। दूसरा, फैंग यू उन्हें कस्टमर्स को हैंडल करने की ट्रेनिंग देना चाहता था। ज़ियाओ यू, अगर हम कस्टमर्स के साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे तो क्या वे फिर भी हमारे पंखे खरीदेंगे। ली शिकियांग ने त्योरियां चढ़ाईं। ये फैंग यू कुछ समझ नहीं पा रहा है। बोनस पाकर सब खुश थे, लेकिन वे फैंग यू के कस्टमर्स के साथ बर्ताव करने के तरीके को स्वीकार नहीं कर सकते थे। ये सबको मंजूर नहीं था। फैंग यू ने उनसे कहा था कि जब कोई कस्टमर आए तो उन्हें उसके जोक्स पर हंसने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें चाय पिलाने या सिगरेट देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बेसब्र होना पड़ता था और इस बात की परवाह नहीं करनी पड़ती थी कि कस्टमर खरीद रहा है या नहीं। विंड एंड रेन पंखे सिर्फ बिंग सिटी में ही पॉपुलर थे। फैंग यू के पास बिंग सिटी के बाहर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डेवलप करने का न तो समय है और न ही एनर्जी। लेकिन फैंग यू जानता था कि कुछ स्मार्ट बिजनेसमैन उसके पास आएंगे। विंड एंड रेन पंखों की ब्रांडिंग बिंग सिटी में बहुत मजबूत है। अब मार्केट में विंड एंड रेन पंखों की बहुत ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई की कमी है। पक्का कई बिजनेसमैन हैं जो पंखे होलसेल प्राइस पर खरीदना चाहते हैं। फैंग यू को इस बात की चिंता नहीं है कि उनके पंखे अच्छे से नहीं बिकते। फैंग यू मोटर फैक्ट्री के खिलाफ भी सावधानी बरत रहा था। उसने वू जिगांग से डायरेक्टर झाओ को ये बताने के लिए कहा कि ऐसी अफवाहें हैं कि कुछ लोग घटिया प्रोडक्ट बनाने के लिए फैक्ट्री से मुआवजा चाहते हैं। डायरेक्टर झाओ ने तुरंत इस मामले की रिपोर्ट डायरेक्टर ली को दी। डायरेक्टर ली ने फिर एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया कि फैक्ट्री का विंड एंड रेन फैन से कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट्री ने सिर्फ अपना वेयरहाउस ताई हुआ ट्रेडिंग कंपनी को किराए पर दिया था। कुछ बिजनेसमैन मोटर फैक्ट्री गए क्योंकि वे सीधे सोर्स से सामान लेना चाहते थे, लेकिन मोटर फैक्ट्री ने उन सभी को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मोटर फैक्ट्री बिल्कुल भी हवा और बारिश वाले पंखे नहीं बनाती थी। जिन कुछ लोगों ने जोर दिया कि पंखे मोटर फैक्ट्री बनाती है, उन्हें फैक्ट्री के सिक्योरिटीज़ ने बाहर निकाल दिया। इन व्यापारियों के पास ताई हुआ ट्रेडिंग कंपनी के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही बिजनेसमैन ताई हुआ ट्रेडिंग कंपनी के वेयरहाउस में घुसे, वे भौंचक के रह गए। ऐसा वेयरहाउस की लोकेशन की वजह से नहीं था। ये बिजनेसमैन साउथ से थे और छोटे छोटे गांवों में मौजूद कंपनियों में भी जा चुके थे। वे वेयरहाउस में स्टॉक की संख्या की वजह से भौंचक के रह गए। वेयरहाउस में सिर्फ कुछ 100 फैन थे। क्या इसका मतलब यह है कि ताई हुआ ट्रेडिंग के पास भी स्टॉक लिमिटेड था? माफ़ कीजिए, क्या ये ताई हुआ ट्रेडिंग कंपनी है? क्या विंड एंड रेन पंखे आपकी कंपनी के हैं? शेन सिटी के एक बिजनेसमैन झांग रुकुन ने प्यार से पूछा। आप कौन हैं? विंड एंड रेन इलेक्ट्रिक पंखे हमारी कंपनी के हैं। इसका आपसे क्या लेना देना है?
वू जिगांग ने कहा। झांग रुकुन हैरान रह गया, इस आदमी को क्या हो गया है। हालांकि झांग रुकुन ने वू जिगांग का रवैया बर्दाश्त कर लिया क्योंकि वह अभी भी पैसा कमाना चाहता था। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। मैं जिन्युआन ट्रेडिंग कंपनी का जनरल मैनेजर हूं और आपके मैनेजर से बात करना चाहता हूं। झांग रुकुन ने कहा। फ्री नहीं, हमारे बॉस बिजी हैं, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं भी बिजी हूं। चले जाओ, वू जिगांग ने रूखेपन से कहा। झांग रुकुन चुप हो गया और उसने मन ही मन सोचा, क्या तुमने मुझे सुना नहीं? मैं तुम्हारे बॉस से बिजनेस पर बात करने आया हूं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे बॉस को तुम्हारे कस्टमर्स के प्रति तुम्हारे रवैये के बारे में पता चल जाएगा? अगर तुम मेरी कंपनी से होते तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही निकाल देता। रुको, मैं तुम्हारे बॉस से मिल लूं। झांग रुकुन ने मुस्कुराते हुए चेहरा बनाया और उसी समय डबल हैप्पी ने सिगरेट का एक पैकेट निकाला और एक सिगरेट वू जिगांग को देते हुए कहा, भाई एक सिगरेट लो। दफा हो जाओ, तुम गोदाम में सिगरेट कैसे पी सकते हो? वू जिगांग ने डांटा। झांग रुकुन रुका और जल्दी से सिगरेट का पूरा पैकेट वू जिगांग को दे दिया। भाई गुस्सा मत हो, ये सब मेरी गलती है। तुम सिगरेट का ये पैकेट रख लो और बाद में पीना। मैं तुम्हारे बॉस से विंड एंड रेन पंखों के बारे में बात करने आया हूँ। मैं कुछ वापस खरीदना चाहता हूँ। वू जिगांग ने सिगरेट अपनी जेब में रखी और फिर झांग रुकुन की ओर देखा। तुम हमारे पंखे खरीदना चाहते हो? तुम क्यों नहीं कहते? भाई अगर आपको लगता है कि 1 RMB बहुत कम है तो हम इस पर बात कर सकते हैं कि कितना। झांग रुकुन ने विनती की। बाहर, वू जिगांग चिल्लाया। सॉरी, ये सब मेरी गलती है। असल में मैं खुद भी रिश्वत से नफरत करता हूँ लेकिन साउथ में हर कोई ऐसा करता है। भाई क्या तुम अपने बॉस से बात करके मुझे कुछ पंखे बेच सकते हो? हम कीमत पर बात कर सकते हैं। मैं एक यूनिट के लिए 35 RMB देने को तैयार हूँ। झांग रुकुन ने कहा। झांग रुकुन ने हिसाब लगाया था। एक इलेक्ट्रिक पंखे की कीमत लगभग 30 RMB है। अगर इसे बड़े पैमाने पर बनाया जाए इकोनॉमी ऑफ स्केल तो कीमत और भी कम होगी। वह जो कीमत दे रहा है उससे तय हुआ ट्रेडिंग कंपनी को हर यूनिट पर 5 RMB का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब है कि 1000 यूनिट पर कुल 5000 RMB का प्रॉफिट। बेशक जब वह पंखे शेन सिटी वापस भेज देगा तो वह एक यूनिट 50 या 60 RMB में बेचेगा, फिर भी उसे 10 RMB का प्रॉफिट मिल सकता है। 35 RMB, ये तो खर्च निकालने के लिए भी काफ़ी नहीं है। छोटे मॉडल की कीमत लगभग 40 RMB है और बड़े वाले की लगभग 50 RMB। क्योंकि तुम बहुत सच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ खबर देता हूँ। अगर तुम सच में खरीदना चाहते हो तो कल सुबह 10 बजे फिर आना। ठीक है, आज के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। बाय, वू जिगांग ने कहा। झांग रुक्यांग चला गया, उसे दोस्तों से कुछ पैसे जुटाने हैं। कल जब वह बॉस से मिलेगा तो उसे पंखे ज़रूर लेने होंगे। वह बता सकता है कि ये पंखे शेन सिटी में भी बिंग सिटी की तरह तेज़ी से बिकेंगे। ऐसा ही 10 से ज़्यादा लोगों के साथ हुआ। हर किसी को एक जैसा ट्रीटमेंट और मैसेज मिला। वे सभी अगली सुबह 10 बजे बॉस से पर्सनली बात करने आएंगे। दूसरी ओर फैंग यू अभी मोटर फैक्ट्री डायरेक्टर ली के ऑफिस में है। लेखक के नोट्स, उस जमाने में दक्षिणी प्रांतों खासकर तटीय इलाकों में बहुत सारे बिजनेसमैन थे। ये बिजनेसमैन बहुत स्मार्ट थे और ट्रेड करने के लिए सामान ढूंढते रहते थे। कई लोगों ने ट्रेडिंग से अपनी किस्मत बनाई। चैप्टर 40 एक और भी घमंडी बॉस। मैनेजर फैंग, अब सब कह रहे हैं कि विंड और रेन पंखे मोटर फैक्ट्री के हैं। आपको आकर यह बात साफ करनी चाहिए, डायरेक्टर ली ने कहा। इस तरह के प्लास्टिक पंखे घटिया प्रोडक्ट माने जाते हैं और इससे फैक्ट्री की रेप्यूटेशन पर असर पड़ेगा। सॉरी, एड के बारे में अखबार के साथ बातचीत में कुछ दिक्कतें थीं। उन्होंने एक फ़ोटो इस्तेमाल की थी जिसे हमने मंजूरी नहीं दी थी। मैं उनसे बात करके साफ कर दूंगा, फैंग यू ने कहा। फैंग यू मन ही मन हंस रहा था लेकिन उसने फिर भी डायरेक्टर ली से माफ़ी मांगी। ज़्यादातर लोगों की सैलरी अभी भी ज़्यादा नहीं है। हालांकि उसके इलेक्ट्रिक पंखों की कीमत दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले 20 से 30% सस्ती थी, फिर भी इसे एक बड़ी चीज़ माना जाता है। अगर इलेक्ट्रिक पंखे स्टील के भी बने हों तो क्या कोई इतनी महंगी चीज़ को ज़मीन पर फेंकेगा या गिराएगा? ये ठीक वैसा ही है जैसे भविष्य में एप्पल फ़ोन आ जाएं। नोकिया एप्पल का मजाक उड़ा रहा था। एप्पल बिना कोई ड्रॉप टेस्ट किए फ़ोन कैसे ला सकता है? कौन खरीदेगा? लेकिन आखिर में क्या हुआ? कौन 5000 से 6000 RMB का मोबाइल फ़ोन बेचने को तैयार है? मोबाइल फ़ोन का एप्पल की सेल्स बढ़ती गई और नोकिया, जो मार्केट लीडर थी, घाटे में चलने वाली कंपनी बन गई। आखिरकार नोकिया का मोबाइल फ़ोन डिवीज़न पेरेंट कंपनी ने बेच दिया। वजह वही है, डायरेक्टर ली की सोच अभी नोकिया के मैनेजमेंट जैसी ही है। सभी चीज़ें जो मजबूत और टिकाऊ हों अच्छी नहीं होती। असल में फैंग यू के लिए प्लास्टिक के पंखे बनाने का एक और फ़ायदा भी है। प्लास्टिक के पंखे ज़्यादा नाजुक होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। क्या ये बेहतर नहीं है?
अगर पंखे अभी भी चालू हालत में हैं तो कौन और पंखे खरीदने को तैयार होगा? 2 साल में चीन की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी और लोग अमीर हो जाएंगे। बहुत से लोग इलेक्ट्रिक पंखों पर खर्च करने को तैयार होंगे। डायरेक्टर ली, मैं आज आपको 2 बातें बताने आया था। पहली, मैं अगले 2 दिनों में बाकी सारे पंखे इकट्ठा कर लूँगा। दूसरी, मुझे इलेक्ट्रिक पंखों का एक और बैच चाहिए। क्या आप अभी भी इन पंखों को बनाना जारी रखने में इंटरेस्टेड हैं? फैंग यू ने कहा। डायरेक्टर ली की आंखों में चमक आ गई। फिर भी एक और बैच चाहिए। अगर फैंग यू ने और 20,000 यूनिट ऑर्डर किए तो फैक्ट्री फिर से पैसे कमा सकती है। इस तरह फैक्ट्री वर्कर्स को बकाया सैलरी का कुछ हिस्सा वापस दे पाएगी। बिल्कुल, ये वही शर्त होगी। हम इन पंखों के लिए मोटर फैक्ट्री के ब्रांड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम गारंटी देते हैं कि हम 5 दिन, नहीं 3 दिन में 20,000 यूनिट बना लेंगे। सभी वर्कशॉप को इन इलेक्ट्रिक पंखों के प्रोडक्शन पर फोकस करना होगा। इसमें वे वर्कशॉप भी शामिल हैं जो मिलिट्री प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रही हैं। वैसे भी अगर वर्कशॉप ओवरटाइम कर रही हैं तो मिलिट्री प्रोडक्ट्स का ऑर्डर कुछ ही दिनों में पूरा किया जा सकता है। 3 दिन, 20,000 यूनिट। फिर मुझे 100,000 यूनिट चाहिए। क्या आप इसे आधे महीने में खत्म कर सकते हैं? फैंग यू ने पूछा। जरूर। आपने क्या कहा? आपको कितनी यूनिट चाहिए? डायरेक्टर ली कहना चाहते थे जरूर, लेकिन उन्होंने देखा कि जो मात्रा उन्होंने सुनी वह थोड़ी गलत लग रही है। 100,000 यूनिट्स। वही शर्तें। 10% डिपॉजिट फैक्ट्री के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। फैंग यू ने कहा। फैंग यू ने 100,000 यूनिट्स को ऐसे कहा था जैसे कि यह 100 या 1,000 यूनिट्स हों। 15 दिन, नहीं, ये 14 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्वालिटी और क्वांटिटी में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्टर ली ने उत्साहित होकर जवाब दिया। डायरेक्टर ली सच में फैंग यू से पूछना चाहते थे, तुम इस तरह के घटिया इलेक्ट्रिक पंखे बेचते हो, तुम्हें लोगों के तुम्हारे पीछे आने का डर नहीं है। लेकिन फैक्ट्री की भलाई के लिए वह चुप रहे। वे जितनी ज़्यादा यूनिट बनाएंगे उनकी लागत उतनी ही कम होगी। 100,000 यूनिट से लगभग 850,000 RMB का मुनाफा होगा। इस रकम से वर्कर्स की बकाया सैलरी और वर्कर्स को मिलने वाला मेडिकल रीइंबर्समेंट भी पूरा हो सकता है। फैंग यू ने तैयार कॉन्ट्रैक्ट निकाला। डायरेक्टर ली ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और उस पर साइन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उन्होंने तुरंत सभी वर्कशॉप डायरेक्टर्स को एक मीटिंग के लिए बुलाया। फैंस का ये बैच 2 हफ्ते में तैयार हो जाना चाहिए। वर्कशॉप के डायरेक्टर खुशी से उछल पड़े जब उन्होंने सुना कि इलेक्ट्रिक पंखों के मालिक ने एक और ऑर्डर दिया है और इस बार ऑर्डर 100,000 यूनिट का है। वर्कशॉप के डायरेक्टर जो पहले इलेक्ट्रिक पंखों के प्रोडक्शन से जुड़े नहीं थे, वे इस काम के लिए धक्का मुक्की करने लगे। मिलिट्री के ऑर्डर इंतजार कर सकते हैं। वे पहले इस पाई का एक टुकड़ा पाना चाहते हैं। वर्कशॉप जितने ज़्यादा पंखे बनाएगी, वर्कशॉप को उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बेशक सबसे ज़्यादा फैंस वाली वर्कशॉप अभी भी डायरेक्टर झाओ की दूसरी वर्कशॉप है। बाकी वर्कशॉप डायरेक्टर्स ने इस फैसले का विरोध नहीं किया क्योंकि डायरेक्टर झाओ ने ही इस बड़े क्लाइंट को फैक्ट्री से मिलवाया था। लेकिन अगर इन फैंस के साथ कुछ भी गलत होता है तो वे डायरेक्टर झाओ के साथ कोई भी रिश्ता खत्म कर देंगे और डायरेक्टर झाओ को सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी। सुबह 8 बजे फैंग यू की नींद खटखटाने की आवाज़ से खुली। गोदाम की यही बुरी बात है। लोहे का बड़ा गेट पूरे गोदाम में खटखटाने की आवाज़ को बढ़ा देता है। मैनेजर फैंग, दरवाजे के बाहर 10 से ज़्यादा लोग खड़े हैं। वे कल के कस्टमर लगते हैं। वू ज़ीगांग ने फैंग यू को बताया जबकि फैंग यू नाश्ता कर रहा था। गेट पर किसने दस्तक दी? फैंग यू ने भौहें चढ़ाईं। जिसने गेट पर दस्तक दी उसे उसकी नींद में खलल डालने के लिए भगा दिया जाना चाहिए। किसी ने गेट पर दस्तक नहीं दी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने खबर सुनी थी और अपनी मर्जी से आए थे। जिन लोगों को हमने आने के लिए कहा था वे नाखुश थे और दोनों पार्टियों के बीच कुछ बहस और धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की के दौरान किसी ने गलती से गेट पर दस्तक दे दी, वू झीगांग ने बताया। वू झीगांग भी चुप है। सुबह सुबह लोग उनके दरवाजे पर लड़ रहे थे, लेकिन वह उन पर गुस्सा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये लोग उनके फैंस खरीदने आए हैं। अगर आप में से किसी ने जल्दी आने की कोशिश की, जोर से बात की या हमारे इंतज़ाम से खुश नहीं थे तो अब जा सकते हैं। जिंगशेंग कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के उदाहरण से सभी ने नियमों का पालन किया। हालांकि ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात नहीं है। वेयरहाउस का दरवाज़ा पूरा खुला था और ये लोग वू झीगांग और अंदर कई लोगों को पोकर खेलते हुए देख सकते थे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, ये लोग धूप में ही सबसे इंतज़ार कर सकते थे। वे छांव में जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। कौन जानता है कि कंपनी का बॉस कब अचानक उन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दे। 10 बजे लोगों का पहला ग्रुप अंदर गया। वू झीगांग और बाकी स्टाफ ने इन लोगों की पहचान चेक की ताकि पक्का हो सके कि ये वही लोग हैं जो कल आए थे। वेयरहाउस में लोगों के पहले ग्रुप ने इधर उधर देखा और उन्हें कोई बॉस नहीं दिखा।
उन्हें वहां सिर्फ एक टीनेजर बैठा दिखा। अरे लड़के, तुम्हारा बॉस कहाँ है? किसी ने पूछा। फैंग यू को गुस्सा आया। ये कौन सी कंपनी है? क्या आप देख नहीं सकते कि सब खड़े हैं और मैं अकेला बैठा हूँ? तुम बाहर निकलो, हमारी कंपनी तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करेगी, फैंग यू ने गुस्से से कहा। फैंग यू के बोलने के बाद वू झीगांग ने फैंग यू को बाकी लोगों से मिलवाया। ये मैनेजर फैंग हैं। आप सब इन्हीं को ढूंढ रहे हैं। वह आदमी हैरान रह गया। ये लड़का बॉस है? क्या वह 20 साल का भी है? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वू झीगांग और दूसरे स्टाफ ने उसे बाहर निकाल दिया। दूसरे लोग हैरान थे। उन्हें पता था कि इस कंपनी के स्टाफ बहुत घमंडी हैं। अब उन्हें समझ आया कि स्टाफ ऐसा बर्ताव क्यों करता है। स्टाफ ने अपने बॉस से सीखा था। ये बॉस तो और भी ज्यादा घमंडी है। किसी को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने कुछ ऐसा कह दिया जिससे बॉस को बुरा लगा। लेकिन पैसे कमाने के लिए उन्हें ये सब सहना ही पड़ता है। लेखक के नोट्स, उस जमाने में जो जितना ज्यादा घमंडी होगा उसे उतना ही काबिल समझा जाएगा। ट्रांसलेटर नोट, उस जमाने में चीन की संस्कृति बहुत अजीब थी। घमंडी होना और काबिल समझना अब काम नहीं करेगा। यहाँ हर कहानी का एंड, अगले राज की शुरुआत होता है। स्टोरी लूप इंडिया, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।